हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान सरकार का इकोनॉमी सर्वे आर्थिक समीक्षा है। आर्थिक समीक्षा की जब बात आती है तो अपने को पता होना चाहिए कि आर्थिक समीक्षा जो है वो पीछे की एक साल जो होती है उसके वास्तविक डाटा होते हैं कि सरकार ने क्या काम किए क्या नहीं की। और बजट जो होता है वो आगे की एक साल की घोषणाएं होती हैं। सरकार ये काम करने वाली है, वो इच्छा साबित करती है। ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा की बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान जो सरकार है उसकी आर्थिक समीक्षा की बात करते हैं ना। आर्थिक समीक्षा की बात करते हैं तो देखिए आर्थिक समीक्षा के अंदर देखिए आपका, अब ठीक है। आर्थिक समीक्षा आर्थिक समीक्षा की बात करते हैं तो ये 2022 और 23 की आर्थिक समीक्षा है। क्योंकि ये चालू जो होता है अपना वित्तीय वर्ष की बात होती है, तो वित्त वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, 80 वर्ष अलग होता है और अपना केंद्रीय बैंक जो है उसका वर्ष अलग होता है। अब बात करते हैं वित्तीय वर्ष की। ठीक है, आगे है आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जो है राजस्थान सरकार का, वो ये निकालता है। कभी कभी क्वेश्चन यही से बन जाता है कि कौन सा विभाग जो है राजस्थान का जो आपका आर्थिक समीक्षा निकालता है। तो आर्थिक विभाग जो है, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जो है वो आपका राजस्थान जयपुर का जो है वो ये निकालता है। ठीक है, आगे बात आती है सकल। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक दो लाइन की बात है कि शरीर एक रथ है, मन एक सारथी, कर्म अगर अच्छे हो तो ही दुनिया करेगी आरती। ठीक है, तो क्या होता है कि इसके अंदर अपने को धीरे धीरे यहां से बढ़ना स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी सर्वे की बात करते हैं तो इकोनॉमी सर्वे में क्या होता है कि अपने 5 से लेके 7 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो इकोनॉमी सर्वे से डायरेक्ट हमेशा हरदम पूछे जाते हैं। क्योंकि बजट की घोषणाएं तो कभी कभी पूरी नहीं हो पाती, और यदि वो पूरी हो भी जाती हैं तो फिर वो किस में आ जाएंगे, अपने इकोनॉमी सर्वे के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी सर्वे इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो जीएसडीपी होता है, जीएसडीपी होता है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसको सकल राज्य घरेलू उत्पाद बोलते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंदर देखिए क्या होता है आपका, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है उसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले तो इसके अंदर होता है कि 3 चीजें होती हैं। किसी भी राज्य या देश के सापेक्ष नापते हैं तो किसी भी देश की एक साल की जो वित्तीय वर्ष होगा, एक साल की जो अपनी वस्तु और सेवाएं जो होंगे उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य बोल दो या फिर बाजार मूल्य बोल दो, हो उसी को उसका जीडीपी बोला जाता है। तो एक वर्ष होता है, एक वर्ष होता है, एक एक वर्ष की बात करते हैं। फिर वस्तुएं जो होती हैं, वस्तु और सेवा जो होती हैं उनका क्या होता है, मौद्रिक मूल्य होता है। मौद्रिक मूल्य या जिसको बाजार मूल्य भी बोला जाता है, मौद्रिक मूल्य जो होता है उसी को क्या बोला जाता है, उस राज्य की जीडीपी बोला जाता है। ठीक है, तो अब जीडीपी के अंदर ये समग्र तौर पे अध्ययन किया जाता है तो इसके अंदर पूरी जीडीपी आ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन आता है कि स्थिर मूल्यों पर बात करते हैं, स्थिर मूल्यों की। तो स्थिर मूल्यों पे देखते हैं कि स्थिर मूल्य जो है उसके ऊपर बात करते हैं, अपन स्थिर मूल्यों की बात करते हैं। ठीक है, देखिए स्थिर मूल्यों पे इसका आधार वर्ष की बात करेंगे। आधार वर्ष, तो आधार वर्ष क्या होगा आपका, पूछ लिया जाता है कि केंद्र सरकार का भी यही आधार वर्ष है, राज्य सरकार का भी यही आधार वर्ष है 2011-12। इसके अंदर बात करते हैं 2021 और 22 की। क्या हुआ 2019-20 में कोरोना की वजह से सब कुछ शटडाउन हो गया था, अचानक बूम हुआ तो 21-22 के अंदर जीडीपी रेट जो है अपनी हाई चली गई थी। कितनी रही, कितना टोटल जीडीपी की बात करते हैं तो कितनी रही, 7,38,922 करोड़ रुपए जीडीपी रही। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं क्योंकि आजकल ये पूछा जाता है कि ये जो है आपका कौन सा है, स्थिर कीमत पे है। स्थिर कीमत पर राजस्थान की टोटल जीडीपी कितनी रही, तो आप बात करोगे तो उसके अंदर आएगी 7,99,449 करोड़, मतलब 7,99,449 करोड़, या फिर इस लगभग 8 लाख करोड़ के आसपास ही है। ठीक है, तो लगभग 8 लाख करोड़ जो है उसके आसपास है। और इसके अंदर जो वृद्धि की बात करते हैं तो वो वृद्धि कितनी रही है, 8.19% की वृद्धि रही है। ठीक है, यहां से आपके 2 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। आगे बात आती है प्रचलित मूल्यों पे। प्रचलित मूल्य जो होंगे उसके अंदर अपना जो क्या होता है कि उसी टाइम का जो होता है, उसी जो ईयर होता है उसी ईयर का मापा जाता है। तो ये कब का मापा जाएगा, 2022 और 23 का मापा जाएगा प्रचलित मूल्यों पे। प्रचलित मूल्यों की बात करते हैं तो देखिए कितना आता है कि
18,193 करोड़ रुपए, 12,18,193 करोड़। ये 2020 और 21 की बात है। 21 और 22 की बात करते हैं तो उसके अंदर आती है 14,13,620 करोड़ रुपए। 14,13,620 करोड़ रुपए जो है, इसके अंदर वृद्धि कितनी हुई है? 16.04% की। और जबकि स्थिर कीमत पे पूछ लिया जाता है तो उसके अंदर 8.19 की, लगभग दुगुना का फर्क है। ये 8 की है, ये 16 का है। बस इजी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बात आती है कि भारत की जो जीडीपी है उसके अंदर राजस्थान के हिस्से की बात करते हैं तो 5.07% है। यदि क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल, तो लगभग 10% क्षेत्रफल है, ठीक है ना, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान ही है। जनसंख्या की बात करते हैं तो 7वें नंबर पे आता है। पहले क्या होता था, तेलंगाना अलग हुआ क्योंकि 2011 की जनगणना के बाद जब तेलंगाना 2 जून को अलग हुआ था तो क्या हुआ, उसके बाद आंध्रा की जनसंख्या बट गई थी तो राजस्थान 7वें नंबर पे आ गया था, ठीक है। जनसंख्या में 7वें पे है, क्षेत्रफल में फर्स्ट पे है। और बात करते हैं कि राजस्थान में जीडीपी का अंश कितना रहा है देश की जीडीपी में, तो 5.07% अंश रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये वर्दी दर, इसको अलग से और निकाल दिया क्योंकि वर्दी दर के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। याद करने के लिए यही है, स्थिर कीमत है, स्थिर पे तो 2011-12 के आधार पे नापोगे तो कम रहेगा 8%, 8.19%। और यदि प्रचलित पे नापोगे तो 16.04% रहेगा। तो देखिए स्थिर मूल्यों पे बात करते हैं, इसका आधार वर्ष कितना है, वही 2011-12 है, वही बात है, बस परसेंटेज में व्यक्त किया है। परसेंटेज में स्थिर कीमत पे राजस्थान की जीडीपी पूछ लिया जाता है कि स्थिर कीमत पे राजस्थान की 2022-23 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार कितनी रही, तो 8.19% वृद्धि रही। और यदि प्रचलित मूल्यों पे वृद्धि पूछ लिया जाता है तो लगभग दोगुनी रही है, इससे क्या रही है, 2 गुना रही है, ठीक है, 2 गुना इससे रही है 16.04%। तो ये दो डाटा हैं, इंपॉर्टेंट है। 8.19% स्थिर कीमत पे, प्रचलित कीमत पे 16.04% वृद्धि रही है। 2 डाटा है, यदि काफी डीप से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां से पूछा जा सकता है। 7,99,449 लगभग 8 करोड़ रही, 8 लाख करोड़ रही है, जबकि यहां की बात कर रहे हैं तो 14 लाख करोड़ रही है। कितनी रही है? 14 लाख करोड़। तो आपके इजिली डाटा तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगला आता है सकल राज्य मूल्यवर्धन। सकल राज्य मूल्यवर्धन जो बात होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो माल और सेवाएं जो होती हैं उनको नापना होता है। जो माल या सेवाएं जो हैं उनको क्या होती है, उनकी माप होती है। उस माप को किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कृषि क्षेत्र ले लो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, कोई भी सेक्टर जो है उसके अंदर सेवाएं और माल जो होती है, माल को वस्तुएं भी बोल सकते हो। क्या बोलते हो? वस्तुएं बोल सकते हो। वस्तुएं और सेवाओं का जो माप होता है, माप जो होता है मौद्रिक मूल्यों के अंदर, वो इसकी क्या हो जाती है, सकल राज्य मूल्यवर्धन हो जाती है। सकल राज्य मूल्यवर्धन की बात करते हैं तो 7.88% की वृद्धि रही है। सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितनी वृद्धि रही है? 7.88%। यहां से आपका क्वेश्चन बन जाता है 7.88% से। आगे बात करते हैं कृषि क्षेत्र की, क्योंकि अपने 3 ही क्षेत्रों के ऊपर नापा जाता है, पहला कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र की बात करते हैं। कृषि क्षेत्र में देखिए स्थिर मूल्यों की बात करते हैं। स्थिर मूल्यों के अंदर ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इस बार 22-23 का पूछा जाता है। पिछले साल इन्होंने पूछ लिया है। 28.50 जो प्रतिशत योगदान जो रहा है वो किसका रहा है? कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? 28.50% योगदान रहा है। इसमें वृद्धि की बात करते हैं तो 5.22% की वृद्धि रही है। जबकि प्रचलित मूल्यों की बात करते हैं तो प्रचलित मूल्यों में क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। और यदि आप स्थिर मूल्यों की बात करते हो तो 2011-12 के बेस पे, उस मूल्य के आधार पे नापोगे तो थोड़ा कम तो रहेगा ना, और प्रचलित पे आज के मूल्यों के आधार पे नापोगे तो ज्यादा रहेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, $1 है वो 2011-12 में, 11-12 के अंदर लगभग 60 रुपए थी। आज वही $1 2021 की बात करते हैं, 2022 और 23 की बात करते हैं तो वो 80 रुपए चली गई। तो 20 रुपए का ऑटोमेटिक गैप आ जाएगा तो ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा कितनी है? 28.95। कृषि का कितना योगदान है? यदि स्थिर मूल्य पे पूछ लिया जाए 28.5%, प्रचलित पे पूछ लिया जाए तो 28.95, मतलब 28.95% कृषि का योगदान है। लगभग 0.45% यहाँ पे वृद्धि हो रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं उद्योग क्षेत्र की। दूसरे नंबर पे उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं। उद्योग क्षेत्र की देखिए, पूरा स्पष्ट कर देते हैं इसको। उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं, स्थिर मूल्यों की बात करते हैं तो 2021-22 के अंदर 18.17% रही थी, जो आगे जाके घट गई है। क्या गई है? घट गई है, ठीक है, घटी है। तो कितनी घटी है?
देखिए घटने की बात होती है 27.76%, लगभग 28% है, लगभग 28% है। 27.76% जो है योगदान सब किसका रहा है, उद्योग क्षेत्र का रहा है। और यदि प्रचलित मूल्यों पे और कम हुई है, प्रचलित मूल्यों पे कितनी हुई है, 27.31% रहा है। कितना रहा है, 27.31% जो है वो प्रचलित मूल्यों के ऊपर क्या रही है, राजस्थान का जो सकल मूल्यवर्धन के अंदर योगदान रहा है, किसका रहा है, उद्योग क्षेत्र का रहा है। 27.31 और 27.76%, 27.31 27.76% योगदान रहा है। ठीक है, दोनों में घटा है, यहां पे भी घटा है और इसमें भी घटा है। ठीक है, आगे बात आती है, तीसरा क्षेत्र आता है सेवाएं। सेवाओं की बात करते हैं। सेवाओं के अंदर देखिए स्थिर मूल्यों की बात करते हैं, वही आधार वर्ष है 2011 और 12। राजस्थान में आधार वर्ष कुछ ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो आधार वर्ष की बात करते हैं 2021-22 की सापेक्ष करते हैं तो 42.61% रहा है, लेकिन इस बार ये बढ़ के 44% हो गया। कितना हो गया, 43.74% हो गया। 43.74% आपका सेवाओं में, और यहाँ पे वर्दी भी आपकी कितनी हुई है, 10.74% की, क्योंकि सेवाएं क्षेत्र अचानक ठप हो गया था, बाद में जैसे कोरोना गया तो वापस बूम हो गया। 10.74%, तो पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा वर्दी की बात होती है तो भी इसी में हुई है, 10.74% की वर्दी तीसरे क्षेत्र सेवा क्षेत्र में हुई है। और इसके अंदर कितना योगदान रहा है राजस्थान की, जो मूल्यवर्धन के अंदर बात करते हैं, मूल्यवर्धन की बात आती है तो माल और सेवाएं जो होती हैं उनकी नापतोल जो होती है वो ही मूल्यवर्धन में आती है। ठीक है, तो आगे 43.74% इसका रहा है। अब बात करते हैं प्रचलित मूल्यों पे। प्रचलित मूल्यों की बात करते हैं तो 43.74 मतलब सेम रहा, दोनों बराबर रहे हैं, सेम रहा है, दोनों के दोनों क्या रहे हैं, बराबर रहे हैं। तो आगे पहली बात आती है कि कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो 28.5% स्थिर मूल्यों पे। प्रचलित की बात करते हैं तो 28.95-94% जो भी है वो आ गया आपका। फिर दूसरा उद्योग क्षेत्र आता है। उद्योग क्षेत्र के अंदर आपका कितना आ जाता है, देखिए उद्योग क्षेत्र जो है वो 27.76 जो है वो आपका मतलब स्थिर कीमत पे आ जाता है, और 27.31 जो है वो आपका प्रचलित कीमत पे आ जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है, इसका रहा है। सेकंड नंबर पे पहला योगदान की बात करते हैं तो उद्योग का, इसका सेवा का रहा है, किसका रहा है, सेवा क्षेत्र का रहा है। दूसरे की बात करते हैं तो अपना कृषि का रहा है, और तीसरे की बात करते हैं तो उद्योग क्षेत्र का रहा है। उद्योग क्षेत्र का, यहां से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि जो आपका मूल्यवर्धन जो है सकल राज्य मूल्यवर्धन, उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा, सेवा क्षेत्र का रहा। कितना परसेंट, 43.74%। यदि आगे पूछ लिया जाता है कृषि क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का 28.50% स्थिर कीमत पे, 28.95% जो है आपकी प्रचलित कीमत पे। आगे बात आती है उद्योग क्षेत्र की। उद्योग क्षेत्र की 27.76 जो है वो स्थिर कीमत पे योगदान रहा है, और 27.31 जो है वो प्रचलित कीमत पे योगदान रहा है। यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे देखिए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात करते हैं। शुद्ध राज्य जो होता है वो घरेलू नेट जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, इसके अंदर क्या करते हैं, जीडीपी जो होती है, जीएसडीपी जिसको बोलते हैं, क्योंकि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होती है उसके अंदर मूल्यह्रास को घटा देते हैं। मूल्य हास जो होता है, क्योंकि मशीनों की जो घसावट होती है, भाई जो भी चीज आप बनाते हो तो उसके अंदर जीडीपी में तो सारा ही जोड़ दोगे आप, लेकिन जब मूल्य हास का मतलब ये हो गया भाई मशीन भी टूट फूट होती है, उनके पुर्जे भी खराब होते हैं, गाड़ियां भी खराब होती हैं, तो वो सारा जो मूल्य हास है उसको घटा दोगे तो आपका नेट आ जाएगा, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो आ जाएगा। ठीक है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात अपन कर रहे हैं। तो स्थिर मूल्य का आधार वर्ष 2011-12 वो का वही है। प्रचलित का जो है 22 और 23 जो अभी लिया गया है। इसमें स्थिर मूल्यों की बात करते हैं, इसमें मूल्यह्रास कम कर देंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, जीडीपी से जो है ये कम हो जाता है, तो इस ये कितना हो जाएगा, 6,94,771 करोड़ रुपए हो जाएगा। 22-23 का जो स्थिर मूल्यों पे पूछ लिया जाता है कि एनएसडीपी कितना रहा, तो वो आपका 6,94,771 करोड़ रुपए रहा है। यदि इसकी वृद्धि की बात करते हैं तो 8.11%। ये किस में रहा है, ये एनएसडीपी में रहा है। एनएसडीपी की वृद्धि कितनी रही है, 8.11% रही है। यदि जीएसडीपी की पूछ लिया जाता है, जीएसडीपी की पूछ लिया जाता है तो 8.16% अपन ने पढ़ी थी, 8.16% जो है वो उसकी वृद्धि रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रचलित मूल्यों पे। प्रचलित मूल्यों पे देखिए एनएसडीपी का मतलब मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर मूल्यह्रास कम कर दो, मूल्यह्रास कम कर दोगे
जीडीपी से मूल्यह्रास निकाल दोगे तो वो आपका एनएसडीपी निकल आएगा। आगे प्रचलित मूल्यों की बात करते हैं, तो प्रचलित मूल्यों के अंदर प्रचलित मूल्यों की बात करते हैं, तो प्रचलित मूल्यों के अंदर 12,62,527 करोड़ रुपए रहा है। 12,62,527 करोड़ रुपए रहा है, लगभग 12,60,000 करोड़ रुपए रहा है। ठीक है, आगे बात आती है इसकी, इसके अंदर 16.10% का रहा है, जबकि अपन ने पढ़ा था कि सकल जो राज्य है वो घरेलू उत्पाद के अंदर वृद्धि कितनी रही थी, 16.04% रही थी। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, 16.04% सकल राज्य जो घरेलू उत्पाद है उसके अंदर रहा है, और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात करते हैं उसके अंदर 16.10% प्रचलित कीमत पे। यदि स्थिर कीमत पे बात करते हैं तो 8 और 16, ये भी लगभग डबल है, लेकिन दोनों का डिवाइडेशन बहुत जरूरी है। एनएसडीपी और जीएसडीपी इन दोनों को अलग अलग लिख के, जो एनएसडीपी की बात करेंगे तो 8.11% स्थिर कीमत पे रहा है, 16.10% प्रचलित कीमत पे। वो जीएसडीपी की बात करेंगे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करेंगे तो 8.16% प्रचलित कीमत पे, वो स्थिर कीमत पे, और प्रचलित कीमत की बात आती है 16.4% योगदान रहा है। ठीक है, वर्दी रही है ये। ठीक है, आगे आती है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय के अंदर क्या होता है कि जो अपना जो कार्यशील टोटल जनसंख्या होती है उसके अंदर मतलब अपने राज्य की जो इनकम होगी, है ना, इनकम, स्टेट इनकम जो होगी उसके अंदर जनसंख्या का भाग दे देते हैं, जनसंख्या का भाग दे देते हैं पे अपने के पास पीसीआई आ जाती है, पर कैपिटा इनकम जो है वो आ जाती है कि भाई कितना अपने पास पैसे हैं, उसके अंदर जनसंख्या का भाग दे दो, साल का अपना हिसाब आ जाएगा, क्योंकि एक साल की गणना होती है। और ये जो पर कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आई है ये भी एक साल के लिए नापी जाती है, वित्तीय वर्ष के लिए। यहां से भी आपके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। स्थिर मूल्यों की बात करते हैं तो वही आधार वर्ष 2011 और 12 है ना। ये कितना था, पहले 80,545 रुपए सालाना एक आदमी कमाता था, लेकिन अब कितना कमा रहा है, स्थिर कीमत पे 86,134 रुपए स्थिर कीमत पर है। ये क्या है, इंपोर्टेंट है भाई, है ना, इंपोर्टेंट लगा लेना। स्थिर कीमत पे 86,134 रुपए है। वही बात करते हैं कि इसके अंदर वृद्धि कितनी हुई है, तो 6.94% की वृद्धि हुई है, लगभग 7% की इसके अंदर वृद्धि हुई है। आगे बात करते हैं प्रचलित कीमत पे, जो अभी का कितना करंट ईयर है, जो है आपका 22-23, पिछला लास्ट ईयर का नापा गया है, वो है कितना, 1,56,149 रुपए आप प्रति साल एक व्यक्ति कमाता है। कितना कमाता है, 1,56,149 और 86,134। ये दोनों डाटा रट के रखना, ये 100% क्वेश्चन आने वाली हर एग्जाम में टकराएंगे। 86,134 रुपए स्थिर कीमत पे है। प्रचलित की बात करते हैं तो 1,56,149 रुपए सालाना आदमी कमाता है। यदि इसकी वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि 14.85% की रही है। वृद्धि कितनी रही है, 14.85% की प्रचलित कीमत पे रही है, जबकि स्थिर कीमत की बात करते हैं तो 6.94, लगभग 7% की वृद्धि रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत के सापेक्ष नापा गया। पहले क्या होता है, भारत की जो जीडीपी होती है पहले चाइना के सापेक्ष नापा जाता था, लेकिन आजकल इंडिया जो है वो 5वीं महाशक्ति बन गई है इकोनॉमी क्षेत्र में। और यदि परचेजिंग पावर की, क्रय शक्ति की बात करते हैं तो 3rd नंबर की बड़ी इकोनॉमी है। और यदि आप टोटल जीडीपी की बात करते हैं तो वहां लिहाजे के अंदर हम ब्रिटेन को पीछे छोड़ के 5वें नंबर पे आ गए हैं। पर कैपिटा इनकम भारत की बात करते हैं, भारत के अंदर 96,522 रुपए कमा रहा है, जबकि अपने 86,000 रुपए कमा रहा है, और भारत में 96,000, 10,000 रुपए का गैप है। सीधा सा याद रखना है बस अपने को, डाटा ऐसे याद होंगे। 10,000 रुपए का गैप है, भारत का 86,000 है राजस्थान का, और भारत की बात करते हैं 96,000 है। आगे बात आती है प्रचलित मूल्यों की बात करते हैं। प्रचलित मूल्यों के अंदर 1,56,149 था अपना राजस्थान का, लेकिन जैसे ही भारत की बात करेंगे तो 1,70,620 रुपए हो गया, लगभग 15,000 रुपए यहाँ पे भी गैप आ रहा है। ठीक है, 15,000 रुपए का यहाँ पे भी गैप है। भारत की मतलब प्रति व्यक्ति आय जो है वो राज्य की अपेक्षा ज्यादा है। ऐसी कोटेशन आरएएस प्री के अंदर भी पूछी जा सकती है। आगे बात आती है वृद्धि दर। वृद्धि दर की बात करते हैं किसमें, पर कैपिटा इनकम में, पीसीआई में प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं। उसके अंदर 2021 और 22 से लेके 2022-23 में कितनी वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी कितनी हुई है। यदि स्थिर मूल्यों पर बात करते हैं तो राजस्थान की 6.94 की बात करते हैं, और यदि प्रचलित मूल्यों पे बात करते हैं तो राजस्थान की 14.85% वृद्धि रही है। यदि भारत की बात करते हैं तो देखिए 5.5% जो है वो भारत की क्या रही है, स्थिर मूल्यों पे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि रही है, जबकि प्रचलित मूल्यों की बात करते हैं तो 13.7% वृद्धि रही है। मतलब यहां से या तो डायरेक्ट डाटा आपसे पूछ लिया जाएगा दोनों का, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में इन दोनों का डाटा पूछा जाएगा,
यदि यहां से नहीं पूछा जाए, एक अच्छी कोटेशन डालना चाहे तो डाल सकता है कि राजस्थान की जो है प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमत पे प्लस में जो आपकी स्थिर कीमत है, स्थिर मूल्य जो है उनकी कीमत पे भारत की जीडीपी से अपेक्षाकृत अधिक रही। ठीक है, तो वो आपकी कोटेशन, क्योंकि यहाँ पे भी ज्यादा है राजस्थान की 6.94, जबकि भारत की 5.5% है, यहाँ पे 13.7% है, जबकि भारत की 14.85% है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आराम से 2-3 बार इसको पढ़ोगे, इसके हल्के हल्के डाटा हैं, 4-5 बार आप इनको डाटाओं को लिख के एक दीवार पे चिपका लीजिए, ताकि आते जाते इसको देखोगे तो कोई भी डाटा एग्जैक्ट याद हो जाएंगे, भूलोगे नहीं। आगे बात आती है कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण, जो पूंजी का निर्माण होता है, राज्य की पूंजी जो बढ़ोतरी होती है कैसे होती है, देखिए पूंजी निर्माण में किसका योगदान होता है, कितने मूल्य का योगदान होता है, पूंजी निर्माण की बात करते हैं। 2021-22 की बात करते हैं, प्रचलित मूल्यों पे कितना रहा है, प्रचलित मूल्यों पे आपका रहा है 3,46,844 करोड़। कितना रहा है, 3,46,844 करोड़, लगभग 3.5 लाख करोड़। ठीक है, आगे जीएसडीपी का प्रतिशत देखते हैं तो जीएसडीपी का 28.47% है, जबकि जीएसडीपी ये क्या है आपका सकल राज्य जो घरेलू उत्पाद जो है उसका कितना है 28.47% जो है वो अपनी क्या हुई है, वो अपनी हुई है सकल स्थायी पूंजी निर्माण हुई है, अपनी पूंजी जो है, इतनी पूंजी जो है वो बढ़ी है। ठीक है, आगे बात करते हैं वर्दी की, बात करते हैं तो 26.63% की इसके अंदर क्या हुई है, वर्दी हुई है, 26.63% की वर्दी हुई है। निजी क्षेत्र का योगदान, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई, यहां से पूछ लिया जाता है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पे निजी क्षेत्र का योगदान पूंजी निर्माण में कितना रहा है, ये लोग कितना कमा के दिए, पूंजी निर्माण का मतलब कमा के देना, तो कितना कमा के दिए, 76.19% जो है वो किसका रहा है, निजी क्षेत्र में योगदान रहा है। निजी क्षेत्र का योगदान कितना रहा है, 76.19%। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो है वो कितना रहा है, वो 23.81% रहा है। 23.81 सरकारी क्षेत्रों ने कमा के दिए हैं, पूंजी निर्माण में हिस्सा दिया है, और निजी क्षेत्रों ने कितना दिया है आपका 76.19% दिया है। ये दोनों यहां से इंपॉर्टेंट अपने इकोनॉमी सर्वे के आधार पर बन जाते हैं। अगला आता है कि पूंजी निर्माण में योगदान की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है, किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान रहा है, हम बात करेंगे निर्माण क्षेत्र की। फर्स्ट नंबर पे निर्माण क्षेत्र रहा है। पूंजी निर्माण के अंदर यदि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, बिल्डिंगें बना दी, तो वो आपको ज्यादा पैसे कमा के दे रही है। एक आवासीय भवन जो आपने बना दिया वो दूसरे नंबर पे आपको कमा के दे रही है। सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की पूंजी निर्माण में निम्न क्षेत्रों के योगदान को क्रम वाइज जचाओ, आरोही अवरोही दोनों क्रम में भी पूछ लिया जाता है, या ये चारों दे के पूछ लिया जाता है कि किसका ज्यादा योगदान रहा, तो सबसे ज्यादा योगदान निर्माण का रहा, आवासीय भवन का रहा, लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं उसका रहा, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति है उसका चौथे नंबर पे रहा, संचार का 5वें पे, और कृषि जो है वो अपने 6ठे नंबर पे पूंजी निर्माण में योगदान रहा। ठीक है, आगे बात करते हैं कृषि उत्पादन सूचकांक। कृषि उत्पादन जो सूचकांक है उसका आधार वर्ष ध्यान रखना, इसी का आधार वर्ष अलग है। कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष कितना है, 2005-6 से लेके 2007-8 तक है। इसका आधार वर्ष हमेशा 100 पे नापा जाता है ताकि परसेंटेज लेने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो 2005-6 से लेके 7-8 जो है वो आधार वर्ष है, किसका है आपका कृषि उत्पाद सूचकांक की बात करते हैं। कृषि उत्पाद सूचकांक के अंदर 2021-22 की बात करते हैं तो 201.40 रहा है। कितना रहा है, 201.40, और 22-23 की क्या होगी, जगह खाली छोड़ दी क्योंकि फसल अब निकलेगी तो वो नेक्स्ट टाइम पे आपकी जुड़ जाएगी। जैसे ही अंतिम आंकड़े आते हैं ना कभी कभी कि अंतिम आंकड़ों के अनुसार रबी की फसल, खरीफ की फसल, अनुमानित आंकड़ों, 2 आंकड़े होते हैं, अनुमानित और अंतिम आंकड़े। अंतिम तो फाइनल जो आए जाते हैं वही होते हैं। ठीक है, आगे देखिए वर्षा की बात करते हैं। वर्षा 1 जून को आती है, 30 सितंबर को चली जाती है। 1 जून को सबसे पहले देश के अंदर बात करते हैं तो देश के अंदर वर्षा केरल तट के ऊपर टकराती है, या फिर सबसे पहले अंडमान निकोबार क्षेत्र और नीचे रह जाता है तो आपका यदि केरल क्षेत्र जो है उसको टकराती है, यदि अंडमान निकोबार दिया होता है तो उसको टकराती है। फिर ऊपर जाके ये अपनी क्या कर लेती हैं, मानसूनी पवनें जो हैं गारो खासी जयंतिया नागा पटकाई में जो हिल्स है उनसे टकरा के राजस्थान में लो प्रेशर रहता है तो यहाँ की तरफ भागी आती हैं तो सबसे ज्यादा वर्षा राजस्थान में झालावाड़ में करवाती हैं। यदि क्षेत्र का नाम पूछ लिया जाए तो माउंट आबू में करवाती हैं। सबसे कम वर्षा की बात करते हैं सम क्षेत्र जैसलमेर में करवाती हैं, और यदि जिले की बात करते हैं तो जैसलमेर जिले में सबसे कम वर्षा होती है राजस्थान में। आगे बात आती है और देश के अंदर सबसे ज्यादा की या विश्व में सबसे ज्यादा की बात करते हैं तो मासिन राम हो चाहे चेरापूंजी हो, वो मेघालय में है, 7 पहाड़ियों गिरा हुआ है तो उसके अंदर वर्षा अच्छी होती है।
आगे बात आती है 30 सितंबर 2022 तक कितनी रही है, तो 594.20 mm रही है। कितनी रही है, 594.20 mm रही है। ठीक है, 594, और इसको सीएम में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 5.94 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मिलीमीटर में आपको बदल रहे हो तो 594.20 हो गया, 5.94 सेंटीमीटर वर्षा मतलब राजस्थान में हुई है। सामान्य वर्षा अपनी 430.80 mm की है। सामान्य वर्षा जो है 430.80 mm की है, जबकि वही वर्दी दर की बात करते हैं तो 37.93% की वर्षा के अंदर वर्दी हुई है। इस बार वर्षा अच्छी हुई है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, ये यहां से डाटा से क्वेश्चन बनेगा। 594.20 mm जो है वो वर्षा हुई है। यदि सामान्य वर्षा की बात करते हैं तो ये भी पूछा जा सकता है, 430.80 जो mm है वो सामान्य वर्षा है। वर्दी की बात करते हैं तो लगभग 38% इसके अंदर 37.93% की वर्दी हुई है। ठीक है, आगे देखिए, कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करते हैं कि खाने वाली चीजें जो हैं अपन खाते हैं वो कितना उत्पादन हुआ है। 2021-22 की बात करते हैं तो 231.52 लाख मेट्रिक टन जो होता है, लाख मेट्रिक टन में नापा जाता है ये। ठीक है, तो 231.52 लाख मेट्रिक टन हुआ है। कुल खाद्यान्न की बात करते हैं 21-22 की। और यदि 22-23 की बात करते हैं तो 253.99, लगभग 294, क्योंकि 0.1% ही तो कम है। तो 253.99 लाख मेट्रिक टन जो है वो कुल खाद्यान्न 2022, यहां से क्वेश्चन बनेगा। 2022-23 का जो कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात कर लेते हैं तो 253.99 लाख मेट्रिक टन हुआ है। ठीक है, अब इसमें वर्दी की बात करते हैं तो वर्दी देखिए कहां से हुई है, 231 से 253 गई है, मतलब 231 से लगभग 253 गई है। तो ये वर्दी आपकी कितनी रही है, 9.71% की वर्दी रही है। ठीक है, ये जो आपके नोट्स हैं ये पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको आज से स्टार्ट हो जाएंगे। अपना जो IQ लेवल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर डायरेक्ट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वहां से आप सर्च करके पूरा इसको पीडीएफ चाहे तो आप निकाल सकते हो या फिर आप वहीं से पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे आता है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन जो सूचकांक होता है, इंडस्ट्रियल जो वर्कर होते हैं, है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो इंडेक्स जो होते हैं वो देखना है अपने को। श्रम ब्यूरो शिमला निकालता है, श्रम ब्यूरो शिमला निकालता है। आगे देखिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है इसका आधार वर्ष भी क्या है, 2011-12 है। औद्योगिक उत्पादन जो सूचकांक है उसका आधार वर्ष कितना है, 2011-12 है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंडेक्स है ये। ठीक है, आईपी है। ठीक है, आगे बात आती है कि 2021-22 के अंदर 133, देखिए पूरा इसको साथ ले लेते हैं तो ये सही रहता है स्क्रीनशॉट वगैरह लेने में। 2021-22 के अंदर 133.93 था, जो 2022-23 के अंदर 134.65 हो गया। अक्टूबर 2022 तक का नापा गया, इसके अंदर 134.65 जो है वो आपका क्या हो गया, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है। इसको निकालता कौन है, श्रम ब्यूरो शिमला निकालता है। और इसका आधार वर्ष पूछ लिया जाए तो वो जीडीपी का आधार वर्ष है 2011-12, वो इसका आधार वर्ष है। आगे बात करते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक जो होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, WPI जो होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। ये मासिक आधार पे निकाला जाता है। अपन तो CPI पे नाप रहे हैं, WPI पे इतना जोर नहीं देता। और CPI के अंदर ग्रामीण और ये जो आपका शहरी है उनका इंटीग्रेटेड करके नाप रहे हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में तो मासिक आधार पे WPI आ गया, है ना। WPI देखिए, अब WPI मासिक आधार पे निकाला जाता है। आधार वर्ष कितना है WPI का, ये याद रखना भाई, 1999 2000 जो है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उसका आधार वर्ष की बात करते हैं तो कितना है, 1999 2000, कितना है 2000, और 1999 2000 जो है वो इसका आधार वर्ष रखा गया है। ये समग्र स्तर पे जो कीमतों में परिवर्तन होता है, किस्तों में नहीं है, ये कीमतों में परिवर्तन होता है। पूरे क्षेत्र पे होलसेल आ गया, होलसेल की दुकान भी देखा तो बड़ी दुकान हो है वो पूरे इकट्ठी दे हैं। इकट्ठी देने को मतलब समग्र स्तर पे जो कीमतों में परिवर्तन होता है उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पे नापा जाता है। आगे बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर 2021 की बात करते हैं तो 363.23 पॉइंट थे, जबकि नवंबर 2022 की बात करते हैं तो इसके पॉइंट कितने हो गए, 385.45 हो गए। इसका मतलब 63 से 85 गए हैं तो क्या हो गया, वृद्धि हो गया। 6.12% WPI में वृद्धि हुई है। WPI जो है उसका आधार वर्ष की बात करेंगे तो 1999 2000 है। यदि इसके अंदर वृद्धि की बात करते हैं तो 6 दूनी 12% हुई है, 6.12% हुई है, 6 दूनी 12% वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे देखिए
WPI में आता क्या क्या है वो देखते हैं अपन। WPI के अंदर प्राथमिक वस्तुएं आती हैं, जो सबसे ज्यादा मूल्य रहा है, किसका रहा है, प्राथमिक वस्तुओं का रहा है। दूसरी बात करते हैं ईंधन शक्तियां। पूछ लिया जाता है कि WPI में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, तो देखिए प्राथमिक वस्तुएं आती हैं, ईंधन शक्तियां जो आती हैं, आपकी प्रकाश एवं उपसनेहक की चीजें इसके अंदर आती हैं, और विनिर्मित उत्पाद जो होता है वो इसके अंदर आती है। तो WPI में चार चीजें कौन कौन सी आती हैं, प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन शक्ति, प्रकाश एवं उपसनेहक, विनिर्मित उत्पाद जो है वो आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ी सी क्लास लंबी है इसलिए थोड़ा ले लेते हैं जल्दी से। भारत का थोक मूल्य आधार वर्ष की बात करते हैं। थोक मूल्य जो है, थोक मूल्य किसको बोला जाता है, वही होलसेल प्राइस को बोला जाता है। आधार वर्ष कितना है ना। थोक मूल्य आधार वर्ष की बात करते हैं तो थोक मूल्य आधार वर्ष 2011-12 है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है ना, क्वेश्चन जो है वो यहां से भी बनता है कि भारत का थोक मूल्य आधार वर्ष कितना है, 2011-12 है, जबकि राजस्थान का WPI जो अपन देखते हैं वो 99-2000 है। ठीक है, आगे बात आती है कि कुल वस्तुएं इसके अंदर 154 लिए गई हैं, जिसका भारांकन इस टाइप से है। 75 वस्तुएं प्राथमिक वस्तुएं हैं, जिनका 33% भारांकन है, जबकि 69 वस्तुएं विनिर्मित वस्तुएं हैं, जिनका लगभग 50% 49.85% योगदान है। आगे बात आती है ईंधन वस्तुएं, उनका 16% योगदान है। ठीक है, 16% योगदान किसका है, ईंधन वस्तुओं का, 50% योगदान किसका है, विनिर्मित वस्तुओं का, और प्राथमिक वस्तुओं की बात करते हैं तो उनका 33%, लगभग 34% योगदान है। ठीक है, तो ये भारत का जो थोक मूल्य का आधार वर्ष है वो 2011-12 है। राजस्थान थोक मूल्य आधार वर्ष की बात करेंगे तो वो आपका 1999-2000 है। 1999-2000 है। यहां से क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये मार देते हैं, जबकि राजस्थान का ये होगा, भारत का ये होगा। ठीक है, आगे देखिए कि अधिष्ठापित क्षमता की बात करते हैं। अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है उसकी बात करते हैं कि राज्य के अंदर कितनी जो ऊर्जा है वो स्थापित हो गई है, अपने को कितनी मेगावाट बिजली अपना राज्य खुद बनाने लग गया इंडिपेंडेंस तौर पे, उसको बोला जाता है अधिष्ठापित क्षमता। अधिष्ठापित ऊर्जा की बात करते हैं कितने मेगावाट में नापा गया है। ठीक है, 2021-22 की बात करते हैं, नवंबर 2000, ये आगे बात करते हैं नवंबर 2022-23 तक की बात करते हैं, 22-23 तक, नवंबर तक का ही डाटा इसके अंदर दिया गया है। यदि 2021-22 की बात करते हैं तो कितना है, 23,452 मेगावाट है। 23,452 मेगावाट पिछली साल थी, लेकिन अब की बार इसके अंदर 35 मेगावाट की वृद्धि हुई है। 35 मेगावाट जो हुआ है वो प्लस हुआ है, तो इस बार कितना हो गया, 23,487 मेगावाट। राजस्थान की कुल अधिष्ठापित क्षमता जो है वो वर्तमान में कितनी है पूछा जा सकता है, आर्थिक समीक्षा के आधार पे पूछा जा सकता है। तो 23,487, 23,487, 23,487, इसको रट के रखना, 23,487, 3 बार याद करोगे याद हो जाएगा, 23,487। ठीक है, मतलब 23.5 नहीं है, 23.5 से 13 कम है, 23.5 से 13 कम है, तो 23,487 मेगावाट है। ठीक है, आगे बात करते हैं वाणिज्य बैंक की साख की बात करते हैं। सितंबर 2022 तक कितना रहा है, सितंबर 2022 तक की बात करते हैं कि वाणिज्य बैंक जो है, अपने कमर्शियल जो बैंक हैं, उनके अंदर कितनी साख हैं, कितने पैसे उनके पास पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे भी राजस्थान ओवरटेक कर रहा है, यहाँ पे भी प्रति व्यक्ति आय के अंदर भी हमने देखा कि ओवरटेक कर रहा है। 8.16% थी, 8.16% थी, जबकि प्रति व्यक्ति आय की PCI की बात करते हैं, वृद्धि दर की बात करते हैं 8.16% थी। भारत की बात करते हैं 5.5% थी। 13.87% जो आपकी थी, 13.87% थी, वो आपकी क्या थी, भारत की 13.87 थी, वो प्रचलित कीमत पे वृद्धि दर की बात करती PCI में, पर कैपिटा इनकम के अंदर। और जो इसकी बात कर रहे थे तो इसकी कितनी कर रहे थे, 16.04% की वृद्धि इसके अंदर हो रही थी। ठीक है, तो अब देखिए आगे कि वाणिज्य बैंक जो है उनकी साख की बात करते हैं, कितना है, 3,75,030 करोड़ रुपए, 3,75,030 करोड़ रुपए इसके अंदर पहले वाणिज्य बैंक के अंदर थे। अब की बार वो कितने हो गए, 4,41,569 करोड़ रुपए हो गए। कितने हो गए, 4,41,569 करोड़ हो गए। मतलब इसका मतलब इसके अंदर वृद्धि हुई है। तो वृद्धि देखते हैं कितनी हुई है। वृद्धि यदि राजस्थान की बात करते हैं तो 12.51% की, 12.5%, लगभग 12.51% की वृद्धि हुई है राजस्थान के अंदर। वाणिज्य बैंक के अंदर जो साख है, पैसे जमा है, उनकी 12.51% हुई है। जबकि भारत की बात करते हैं 9.78% हुई है। 9.78% भारत की हुई है और 12.51% वृद्धि जो है वो राजस्थान की हुई है। ठीक है, आगे देखिए ऋण जमा अनुपात की बात करते हैं कि कितना जो है ऋण जमा है, वो बात करते हैं।
राजस्थान के अंदर ऋण जमा अनुपात की बात करते हैं 79.04% है। कितना? 79.04% है। जबकि भारत का ऋण जमा अनुपात देखते हैं तो वो 74.77। कितने लोगों ने ऋण लिया है और वो वापस जमा कर दिया, तो अपन ज्यादा ईमानदार है। तो राजस्थान का ऋण जमा अनुपात कितना है? 79.04% है। जबकि वही भारत की बात करते हैं तो 74 एनपीए की जो समस्या होती है वो यहाँ पे राजस्थान में कम देखने को मिलती है, देश में ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ। आगे है जीडीपी वृद्धि दर 2021-22 की तुलना में 2023-24 की जीडीपी की वृद्धि दर की बात कर लेते हैं। जीएसडीपी है, वैसे तो सकल राज्य, इसके अंदर स्टेट और जुड़ जाएगा, है ना। तो जीएसडीपी वृद्धि दर की बात करते हैं। वही बातें वापस रिपीट कर दी क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएंगे, कहीं एक जगह से दिमाग में ना पड़े तो 5 जगह से आपके श्योरली पड़ जाएंगे। स्थिर मूल्यों की बात करते हैं। स्थिर मूल्यों का आधार वर्ष क्या था? 2011-12 था। राजस्थान की 8.19% वृद्धि दर रही है, 8.19% रही है, जबकि भारत की 7% वृद्धि दर रही है। भारत की यदि स्थिर मूल्यों पे पूछ लिया जाए तो 7% वृद्धि दर रही है, जबकि राजस्थान की 8.19% रही है। वही प्रचलित मूल्यों की बात करते हैं तो राजस्थान की 16.04% रही है, लगभग इसके दुगुनी रही है, लगभग। और भारत की बात करते हैं तो वो इसके दुगुनी 15.4% की रही है। भारत की यदि प्रचलित मूल्यों पे पूछ लिया जाता है कि जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है तो 15.4% रही है। राजस्थान की पूछ लिया जाता है कि 16.04%। 8.19 16.04 मेरे ख्याल से याद होने में कोई दिक्कत नहीं है। 7% और 15.4, ये भी ये 4 है, 40 काउंट होगा और ये 0.4 है, ठीक है, ये याद रखना। तो 15.4 है, ये 16.04 है, या ये 18.19 है, ये 7% है, ठीक है। आगे बात करते हैं उपभोक्ता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, सीपीआई की। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, सीपीआई जो होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यदि डब्ल्यूपीआई की बात करते हैं तो वो समग्र स्तर पे माल भाव जो है, मोल भाव है, उसको नापता है। और ये उपभोक्ता के लिए नापता है कि एक परिवार द्वारा खरीदी गई वस्तु और सेवाओं का खुदरा कीमत पे टूट फूट की जो कीमत होती है, खुदरा कीमत जो होती है, उसके अंदर कितना परिवर्तन हुआ है। जैसे मान लो एक साबुन पहले 2 रुपए की मिल रही थी, अब 3 रुपए की मिल रही है, तो इस परिवर्तन को, एक आदमी तो एक साबुन चाहिए ना एक परिवार को, तो ये छोटे स्तर पे नापता है। उपभोक्ता के लिए परिवार द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की खुदरा कीमतों को, सामान्य जो कीमत जो होती है उनके सामान्य परिवर्तन को ये मापता है, ठीक है। आगे सॉरी, इसके अंदर देखिए आधार वर्ष जो है वो इसका मापन 4 आधार पे होता है। ये सॉरी, इसका 4 आधार पे इसका मापन होता है। किसका होता है? सीपीआई का होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का 4 आधार पे नापा जाता है। अब भारत में कौन सा अपनाया जाता है, राजस्थान में कौन सा अपनाया जाता है, वो देख लेते हैं। औद्योगिक श्रमिकों हेतु, औद्योगिक के जो श्रमिक हैं, तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए है, आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर जो है वो औद्योगिक श्रमिकों के लिए। इसका जो आधार वर्ष है 2016 है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो इंडस्ट्रियल वर्कर जो है उनका आधार वर्ष कितना होगा सीपीआई के अंदर, सीपीआई के अंदर। डब्ल्यूपीआई का तो सीधा ही है, डब्ल्यूपीआई जो है उसके अंदर तो होलसेल नापा जाएगा, पूरी दुनिया को एक साथ ही नाप देंगे, तो होलसेल प्राइस नापेंगे। तो इसका आधार वर्ष कितना है? 1999 2000 है, ठीक है। सीपीआई कृषि वर्ष की बात करते हैं, कृषि वर्ष आया था एक, कृषि का जो आधार वर्ष जो है, कृषि का आधार वर्ष अपने देखा था कि 2005-6 से लेके 078 तक था, 2005-6 से लेके 7-8 तक था। आगे बात आती है औद्योगिक श्रमिकों का, जो इंडस्ट्रियल वर्कर जो होते हैं सीपीआई नापते हैं, उसका आधार वर्ष 2016 लिया गया है, 2016 लिया गया। तो ये आधार वर्ष आपके सारे मैं एक साथ करवा दूंगा लास्ट में। आगे देखिए 3 क्षेत्र, किसके 3 क्षेत्र? इंडस्ट्रियल वर्करों के 3 क्षेत्र लिए गए, 3 जगह लिए गए, 3 जिले लिए गए हैं। कौन कौन से जिले लिए गए हैं देखते हैं। आगे अलवर लिया गया है, अलवर की जगह 2020-21 के अंदर, 2020 और 21 के अंदर अजमेर को लेते थे, अजमेर को लेते थे। लेकिन बाद में हमें पता चला कि अलवर जो है, भिवाड़ी जो क्षेत्र है, उसके अंदर उद्योग ज्यादा लग गए, उसके अंदर रहने वाले जो लेबर हैं वो ज्यादा रहने लग गई, जबकि अलवर मतलब अजमेर की कम हो गई और अलवर की बढ़ गई। इसलिए हमने अजमेर को हटा दिया और अलवर को ले लिया। कब हुआ था ये काम? ये 2020-21 के अंदर हुआ था। तो अलवर की बात करते हैं तो अलवर का इतना रहा है, कितना
4.38% वृद्धि रही है, जबकि अंक की बात करते हैं तो 126.2 अंक इसके रहे हैं। भीलवाड़ा की बात करते हैं तो 6.92% की वृद्धि रही है। यदि सबसे ज्यादा वृद्धि पूछ लिया जाए कि कौन से इंडस्ट्रियल वर्कर में सबसे ज्यादा वृद्धि रही है, तो वो आपके भीलवाड़ा में रही है। ठीक है, इसके अंदर इसके जूते हैं, रहने सहने हैं, राशन का सामान है, इन चीजों के अंदर यदि मूल्य नहीं बढ़ता है ना, तो वो अच्छे अंक दिखाता है। ठीक है, आगे 126.7 जो अंक रहे हैं। जयपुर की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे 6.04 रहे हैं, जबकि 122.8 अंक जयपुर के रहे हैं। 3 जिले ले रहे हैं, कौन से? अलवर ले रहे हैं, भीलवाड़ा ले रहे हैं और अपना जयपुर ले रहे हैं। तीनों के अंदर अच्छे उद्योग धंधे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो सीपीआई जो है इंडस्ट्रियल वर्कर है। इंडस्ट्रियल वर्कर, इसका आधार वर्ष कितना लिया था हमने? 2016 लिया था। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं कि उन लोगों को फायदा कहां से मिलता है? देखिए, लेबर रहेंगे तो ईंधन प्रकाश भी चाहिएगा उनको, लाइट रोशनी वगैरह भी। पान सुपारी, क्योंकि जितने गरीब लोग होते हैं वो उतना सस्ता नशा ज्यादा करते हैं, तो पान सुपारी होगी। मादक पदार्थ भी करते हैं, कोई दारू वगैरह मोकड़ी वगैरह भी खरीदी। आगे है वस्त्र, जूते और आवास। ठीक है, तो वस्त्र जूते भी चाहिए इनको और आवास, रहने की सुविधा भी चाहिए। तो सीपीआई की बात करते हैं, कंज्यूमर प्राइस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करते हैं, वो भी इंडस्ट्रियल औद्योगिक श्रमिक का आधार वर्ष 2016 है। इसके अंदर ईंधन प्रकाश, पान सुपारी, सबसे ज्यादा खर्चा कहां पे होता है? ईंधन प्रकाश पे होता है, दूसरा पान सुपारी पे होता है, मादक पदार्थ पे आता है, वस्त्र जूते और इसके ऊपर आता है। ठीक है, वस्त्र जूते और इस पे आ जाता है। ठीक है, अगला देखिए कि कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कृषि श्रमिक वो देखे थे अपन ने औद्योगिक श्रमिक, अब देखेंगे कृषि श्रमिक, एग्रीकल्चर लेबर की बात करेंगे। एग्रीकल्चर लेबर की बात करेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कब का इंपॉर्टेंट हो जाता है? 1986-87 की बात हो जाती है। 1986-87 के अंदर ही हम ये जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, WTO जो है 1 जनवरी 1995 से पहले गेट हुआ करता था। इसके साथ अपन जब से लड़ते आ रहे हैं, कब से लड़ते आ रहे हैं? 1986-87 जो है वो अपने को जो खाद्य सुरक्षा जो है उसके तहत अपने को प्रोटेक्शन दे रखा है। अब तो ये वेरी क्लियर हो गया 2016 के अंदर, तो उससे उसी टाइम पे इसका आधार वर्ष ले लिया था हमने 1986-87। यदि एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो कृषि सूचकांक का आधार वर्ष पूछ लिया जाता है, तो वो 2005-6 से लेकर 7-8 तक है। और यदि किसका औद्योगिक श्रमिक, जो कृषि श्रमिक जो है सीपीआई में, सीपीआई जो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है, इसका जो आपका एग्रीकल्चर लेबर है, इसका आधार वर्ष यदि आप नापोगे तो 1986-87 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात आती है ग्रामीण श्रमिक, क्योंकि सीपीआई 4 तरीके से नापी जाती है। अब आगे किस पे? पहले कृषि इंडस्ट्रियल वर्कर पे, फिर लेबर वर्कर पे, ये जो आपके एग्रीकल्चर वर्कर पे, फिर आपका रूरल जो आ गया, ग्रामीण लेबर जो है, रूरल जो आपकी लेबर है उसके आधार पे नापा जाएगा। रूरल लेबर का भी आधार वर्ष कितना है? 1986-87। तो किन किन का दो है? एक तो एग्रीकल्चर लेबर का है, प्लस में रूरल लेबर का है, दोनों का है कितना है? 86-87 आधार वर्ष है। अब ध्यान रखना, जो सीपीआई जो अपना सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर वर्क लेबर और आपकी रूरल लेबर जो है, ऊपर वाले 3 है, इनको कौन नापता है? इसको नापता है श्रम ब्यूरो शिमला। शिमला कहां पे पड़ता है? हमने हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, एचपी की राजधानी है ना, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, आगे बात आती है चौथा आधार पे। सीपीआई जो है वो चौथे आधार पे नापते हैं कि सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है, सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है, इसके अंदर 2 चीजें ले लेते हैं सीपीआई के। एक तो क्या ले लेते हैं? शहरी और ग्रामीण ले लेते हैं, प्लस में इनको साथ में नाप लेते हैं। क्या ले लेते हैं? है ना, ये शहरी को अर्बन बोल देंगे और ग्रामीण को रूरल बोल देंगे, और दोनों की इंटीग्रेटेड अपन नाप लेते हैं। ठीक है, इसका आधार वर्ष 2012 है। इसका आधार वर्ष कितना है? 2012 है। देखिए 4 ली गई है सीपीआई में, चारों का आधार वर्ष अलग अलग है। देखते हैं, ये इंडस्ट्रियल वर्कर की बात कर रहे थे, है ना, इंडस्ट्रियल वर्कर का आधार वर्ष 2016 था। एग्रीकल्चर लेबर की बात कर रहे थे 1986-87 था, ये आपका 1986-87 था। रूरल लेबर की बात कर रहे हैं तो इनका भी 1986-87 हो गया। फिर आपका जो शहरी और अर्बन इंटीग्रेटेड संयुक्त की बात कर रहे हैं तो इनका आधार वर्ष 2012 हो गया। ठीक है, तो चारों के आधार वर्ष अलग अलग हैं।
इसका ग्रामीण क्षेत्र पे 168.71 अंक रहे हैं, शहरी क्षेत्र पे 167.69 रहे हैं। शहर का कम रहा है ना, और ये ग्रामीण का ज्यादा रहा है। संयुक्त की बात करते हैं तो 168 पॉइंट रहे। इसको एनएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, नेशनल स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली जो है वो इसको निकालता है, बाकी को श्रम ब्यूरो जो है शिमला निकालता है। बहुत बार क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं अपन थोड़ा सा महत्वपूर्ण बातें। महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकांक देख लेते हैं। महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकांक देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि देखने में सुविधा रहे। इसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करते हैं, जीएसडीपी जो है उसकी बात करते हैं। वो प्रचलित मूल्यों की बात करते हैं। प्रचलित मूल्यों पे हमने देखा था कि कितना रहा है, 1 लाख आपका 14,13,620 करोड़ का रहा है, ठीक है। आगे स्थिर मूल्यों की बात करते हैं तो लगभग मैंने बताया था कि 8 लाख करोड़ रहा है, कि कितना रहा है, 7,99,449 करोड़ रहा है। आगे बात करते हैं कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है प्रचलित कीमत पे 12,62,527 करोड़ रहा है, जबकि घरेलू उत्पाद स्थिर कीमत पे बात करते हैं तो वो कितना रहा है, 6,94,771 करोड़ रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रति व्यक्ति स्थिर कीमत प्रचलित पे है, सॉरी प्रचलित पे बात करते हैं तो 1,56,149 रुपए जो है वो प्रतिवर्ष आदमी कमाता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो 86,134 रुपए जो है वो आपके प्रचलित, वो आपका स्थिर मूल्य पे है 2011-12 पे। सकल स्थायी पूंजी निर्माण की बात कर रहे हैं तो इसके डाटा अभी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल वर्क जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात कर रहे हैं तो 134.65 जो है वो इसके अंक रहे हैं। आगे बात आती है कि कृषि जो आपका कृषि उत्पाद सूचकांक जो है, तो कृषि उत्पाद सूचकांक का आधार वर्ष कितना है, 2005-6 से लेके 7-8 तक है। ये कितना रहा है, ये भी उपलब्ध नहीं है। आगे बात आती है कुल खादान भी अपन ने देखा था, उपलब्ध नहीं है, ठीक है। आगे जो आती है कि राजकीय स्वास्थ्य सेवाएं, आधुनिक चिकित्सा की बात करते हैं तो 17,796 राजकीय जो आपकी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो हॉस्पिटल इतने 17,796 हैं। आगे स्कूल शिक्षण संस्थाओं की बात आती है तो कितनी आगे 88,823 स्कूल शिक्षण संस्थाएं काम कर रही हैं। थोक मूल्य सूचकांक की बात कर रहे हैं, WPI की बात कर रहे हैं। मैंने बताया था कि भारत का यदि आधार वर्ष पूछा जाएगा तो 2011-12 है, जबकि राजस्थान का पूछा जाए तो 1999-2000 आधार वर्ष है। 388.29 अंक इसका रहा है। आगे मूल्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करते हैं तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मैंने बताया था कि ये 4 आधार पे नापा जाता है। पहले 3 आधार जो है श्रम ब्यूरो ऑफ शिमला निकालता है, चौथा एनएसओ नेशनल स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन जो आपका दिल्ली निकालता है, नई दिल्ली। अजमेर का आधार वर्ष पहले अजमेर को नापा जाता था। अजमेर को देखिए मैंने आपको बताया था कि ये 2020-21 का डाटा है। अजमेर को यहाँ पे कल्टी मार दिया गया है, अजमेर को कल्टी मार दिया गया है। अजमेर की जगह अलवर को काउंट कर दिया गया है, तो यहाँ से अलवर चालू हो गया है। देखिए अलवर चालू हो गया, अजमेर को हटा दिया। जयपुर है, भीलवाड़ा है, तो 3 जिलों से नापा जाता है। किस किस से इंडस्ट्रियल वर्कर नापा जाएगा, तो आपका जयपुर से, भीलवाड़ा से और अलवर से नापा जाएगा, ठीक है। आगे बात है, देखिए अगला, देखिए अब अगला आता है कि प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार योगदान। सकल राज्य मूल्यवर्धन, मूल्यवर्धन का मतलब कि योगदान कृषि क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र जो है आपके तीनों सेक्टर जो है उसके अंदर माल और सेवाओं जो है उसका माप का मूल्य कितना कितना रहा है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, पहले में कृषि क्षेत्र आ जाएगा। पहले क्या आ जाएगा, कृषि क्षेत्र आ जाएगा। कृषि क्षेत्र में फसलें, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन, ये 4 उप क्षेत्र आते हैं। कृषि क्षेत्र के 4 उप क्षेत्र है। कौन सा, फसलें हैं, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन। तो सबसे ज्यादा यदि अपन बात करते हैं तो देखिए पशुपालन, पशुपालन फर्स्ट नंबर पे रहा है। कितना रहा है, 13.44% हिस्सा पशुपालन का रहा है। पशुपालन कितने रहा है, 13.44 हिस्सा रहा है। दूसरा फसलें की बात करते हैं, दूसरे नंबर पे फसलें रही हैं 13.32, लगभग बराबर सी रही हैं, लेकिन पहला पूछ लिया जाए तो पशुपालन का ज्यादा रहेगा। आगे वानिकी की बात करते हैं 2.09, और सबसे कम जो है राज्य के अंदर पानी की कमी है तो मत्स्य पालन सबसे कम होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं उद्योग क्षेत्र की, उद्योग की, ठीक है। उद्योग क्षेत्र की, तो उद्योग क्षेत्र के अंदर आपके कितने, 4 उप क्षेत्र आ जाएंगे उद्योग के अंदर। खनन की बात करते हैं 3.44, लेकिन सबसे ज्यादा हमने पढ़ा था विनिर्माण क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान रहा है, ये फर्स्ट पे रहा है। किसका रहा है, विनिर्माण क्षेत्र का। फिर विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति सेवाओं की बात करते हैं 3.65। इनको आगे बहुत एग्जाम्पल, इसको डायग्राम के साथ अच्छा दिया गया ताकि अच्छे समझ में आ जाए। विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं
3.28%। जल आपूर्ति की बात करते हैं, फिर निर्माण की बात करते हैं। निर्माण जो क्षेत्र रहा वो आपका सेकंड नंबर पे रहा है इसके अंदर, सेकंड में। पहले पे विनिर्माण रहा है, दूसरे पे निर्माण रहा है, याद रखना। किसमें? अपने सेकेंडरी क्षेत्र उद्योग में। आगे बात करते हैं तीसरा जो अपना सेवा क्षेत्र जो है, सेवा क्षेत्र, इसके अंदर कि भाई किसने कितने कमा के दिए, कहने का मतलब यही है। व्यापार, होटल एवं जलपान गृह ने, ओयो वालों ने अच्छे कमा के दिए। कितने कमा के दिए? 12.11% जो हिस्सेदारी है वो होटल जलपान गृह ने कमा के दिया है। होटल तथा जलपान गृह, व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं, तो इसके अंदर भी बात करते हैं तो व्यापार और मरम्मत सेवाएं जो हैं वो ज्यादा रही हैं। रेलवे की बात करते हैं 0.34, अन्य परिवहन, भंडारण, संचार, वित्तीय, और इनका आगे अच्छे से डायग्राम के साथ इनका एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन की बात आती है तो कृषि क्षेत्र का देखा था हमने, बुनियादी मूल्यों पे कृषि क्षेत्र की बात की गई थी। तो ये बुनियादी मूल्य का मतलब क्या होता है? प्रचलित कीमत, प्रचलित कीमत, ठीक है, प्रचलित कीमत है ना, कीमतों पर, ठीक है। तो प्रचलित कीमतों की बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र का मैंने बताया था, स्थिर कीमत की बात आई थी। स्थिर कीमत का कितना था? 28.50% था, जबकि प्रचलित की बात करते हैं तो 28.95% था। उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं तो 27.31 था, जबकि कितना था? 27.67% था। आगे बात करते हैं सेवा क्षेत्र की, तो सेवा क्षेत्र का कितना है? 43.74 था। मैंने बताया था स्थिर कीमत पे भी 43.74% रहा है, ठीक है, स्थिर कीमत पे भी 43.74% रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, अपन क्षेत्रवार देखते हैं, क्षेत्रवार देखते हैं। सबसे पहले उठाते हैं 2022-23 का मतलब प्रचलित कीमत पे देखेंगे, प्रचलित कीमत पे देखेंगे। पहला देखेंगे, एक तो देखेंगे भारत का, भारत का, और एक देखेंगे राजस्थान का, दोनों का पैरेलल देखते हैं। राजस्थान का यदि कृषि में देखोगे, है ना, यदि देखिए राजस्थान का कृषि में देखोगे, है ना, कृषि में देख लेना, कृषि, कृषि, कृषि के अंदर हमने पढ़ा था कि राजस्थान का कितना रहा है? 28.95%। कितना रहा है राजस्थान का? 28.95% हिस्सा रहा है। ये प्रचलित कीमत पे और स्थिर कीमत पे 28.5% रहा था, आपने देखा था। ये भारत की देखते हैं, अखिल भारतीय स्तर पे देखते हैं तो ये कितना रहा है? 18.11%, मतलब राजस्थान का ज्यादा परसेंट हिस्सेदारी रही है। आगे बात आती है, दूसरा देख लेते हैं उद्योग क्षेत्र का, दूसरा उद्योग का देख लेते हैं। ये ऊपर वाला राजस्थान का है, उद्योग का हमने देखा था कि राजस्थान उद्योग क्षेत्र का कितना रहा है? 27.31 रहा है। कितना रहा है? 27.31% हिस्सेदारी रही है। जबकि भारत की बात करते हैं तो 28.43 है। कितना है? 28.43, 28.43% भारत की हिस्सेदारी रही है। और तीसरे नंबर पे सेवा क्षेत्र की बात करते हैं तो सेवा के अंदर यदि राजस्थान के देखते हैं तो कितना रहा है? 43.74% रहा है। 43.74% रहा है। और जबकि राजस्थान अपने देश की बात करते हैं तो 53 रहा है, अपने से ज्यादा 10% रहा है। 53.41% जो है वो देश स्तर पे रहा है। तो कृषि क्षेत्र का राजस्थान का कितना रहा है? 28.95। देश की बात करते हैं 18.11% योगदान। उद्योग क्षेत्र में कितना योगदान रहा है? ये प्रचलित कीमत पे है, 27.31% योगदान रहा है। जबकि उद्योग क्षेत्र पे भारत की बात करते हैं, ये इंडिया के हैं, तो भारत की बात करते हैं तो 28.43% योगदान। सेवा क्षेत्र की बात करते हैं राजस्थान का 43.74% है, जबकि भारत की बात करते हैं 53.41% योगदान रहा है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कृषि एवं संबंध क्षेत्र में जो 4 उप क्षेत्रों के अंदर अपने कृषि क्षेत्र को बांटा था, उन चारों उप क्षेत्रों के अंदर कृषि क्षेत्र में पहले नंबर पे किसका रहा? कभी कभी पूछ लिया जाता है कृषि क्षेत्र जो है, क्योंकि आरएस वाले तो स्पेशल ध्यान दो, आरओईओ के भी एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है, फर्स्ट लेवल का जो भी एग्जाम होगा उसके अंदर पूछा। कृषि क्षेत्र में जो फर्स्ट योगदान रहा है, फर्स्ट योगदान किसका रहा था कृषि क्षेत्र में? 16.41% जो अपन ने देखा था किसका रहा था कृषि क्षेत्र के अंदर? पशुपालन का रहा था। किसका रहा था? पशुपालन का। पहले नंबर पे किसको रहा था? पशुपालन रखा था। दूसरे नंबर पे फसलें रखी थी, हमने सीधा सीधा ही देखा था ना, फसलें रखी थी। तीसरे नंबर पे अपने पास क्या होता है? वानिकी रखी थी, वानिकी। और चौथे नंबर की बात करते हैं तो मत्स्य पालन हो गया। मत्स्य, मैंने बताया था कि पानी अपने वैसे कम है तो मत्स्य पालन बहुत कम हिस्सेदारी है। तो देखिए सबसे पहले पशुपालन की बात करते हैं तो पशुपालन का योगदान कितना रहा है? 46.41% रहा है।
आगे बात आती है फसलें की, तो फसलें का यहाँ पे कटा हुआ है, फसलों का योगदान कितना रहा है, 46% फसलों का योगदान रहा है, जबकि वानिकी और लोबिंग की बात करते हैं 7.21% रहा है, और 0.39% योगदान की बात करते हैं वो मत्स्य क्षेत्र का योगदान रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से यूं का यूं सेट करना आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप मेंस भी लिखते हो आरएस का तो वहां पे भी इसको सरका सकते हो, ठीक है। आगे देखिए तीसरा कृषि बजट की बात कर लेते हैं, क्योंकि 2022-23 के अंदर राज्य का पहला कृषि बजट निकाला था, सशक्त किसान खुशहाल राजस्थान के सिद्धांत पे निकाला था। कृषि बजट, इसका नारा क्या था, सशक्त किसान खुशहाल राजस्थान था। इसके अंदर देखिए आपकी सबसे ज्यादा जो कृषि बजट निकाला गया उसमें हमने खर्चा किस पे किया, सबसे ज्यादा हमने कृषि साख पे किया था। किस पे किया था, ये कृषि अनुदान पे किया था। कृषि की सब्सिडी जो है उसके ऊपर अपने फर्स्ट नंबर पे खर्चा किया था, 37.83% खर्चा हमने कृषि अनुदान पे किया था। यहां से भी नंबर वाइज दे सकते हैं। दूसरा कृषि क्रेडिट जो है, कृषि साख जो है उसके ऊपर किया था, कृषि के लिए हमने पैसे दिए थे। पहले पे तो छोड़ दिया जमाई, दूसरा लोन दे दिया, कृषि साख दे दिया, तीसरा आधारभूत संरचना के लिए कृषि के ऊपर पैसे खर्च किए थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे औद्योगिक क्षेत्र के उपक्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पे योगदान देखते हैं। उद्योग क्षेत्र का देखते हैं आप, ठीक है, उद्योग क्षेत्र का देखते हैं। उद्योग क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का देखा था, सबसे ज्यादा पशुपालन था, फिर फसलें थी, फिर आपका वानिकी वगैरह था, और चौथे नंबर पे हमने देखा था मत्स्य पालन था। वैसे ही यदि बात करते हैं उद्योग क्षेत्र के उपक्षेत्र जो है वो आपके 1 2 3 4 उपक्षेत्र हैं, इन चारों का योगदान देख लेते हैं। सबसे ज्यादा योगदान अपन ने औद्योगिक क्षेत्र के अंदर किसका देखा था, निर्माण क्षेत्र का देखा था। किसका देखा था, आपका विनिर्माण क्षेत्र का देखा था। विनिर्माण क्षेत्र का कितना देखा था, 41.26%। जबकि सेकंड नंबर की बात करते हैं, पहले नंबर पे किसका देखा था, अपन ने विनिर्माण का देखा था। सेकंड नंबर की बात करते हैं तो ये निर्माण क्षेत्र का देखा था। ये सेकंड नंबर का किस पे देखा था, निर्माण क्षेत्र का। यदि थर्ड नंबर की बात करते हैं, थर्ड नंबर पे विद्युत गैस आपूर्ति एवं अन्य सेवाएं आ गई, और जो आपका खनन और उत्खनन की बात करते हैं ये चौथे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे बात करेंगे विनिर्माण, दूसरे नंबर पे निर्माण, तीसरे पे विद्युत गैस और जलापूर्ति, चौथे पे बात करेंगे खनन और उत्खनन की बातें चौथे नंबर पे आ जाती हैं, ठीक है। ये आपका यहां से कंप्लीट हो जाता है। आगे बात करते हैं सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर उप क्षेत्रवार विवरण। सेवा क्षेत्र की बात करते हैं। देखिए 4 क्षेत्र कृषि के थे, 4 उप क्षेत्र कृषि के थे, 4 उद्योग के थे। अब इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। इन दोनों को जोड़ोगे 14 हो गए। उप क्षेत्र याद रखना, यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है कि 3 क्षेत्र हैं अपने, 3 सेक्टर हैं, कृषि है, सेवा, उद्योग है। तीनों के उप क्षेत्र पूछ लिया जाए। उप क्षेत्र कृषि के कितने हैं, 4 हैं, उद्योग के 4 हैं, और सेवा के 6 हैं। तो कितने उप क्षेत्र हो गए, 14 हो गए। 14 उप क्षेत्र है। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, डीप छुपा हुआ है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पे सेवा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा होटलों वालों ने, ओयो वालों ने कमा के दिए थे। किसने कमा के दिए थे, होटलों वालों ने। तो पहले नंबर पे क्या आ गया आपका, पहले नंबर पे आ गया व्यापार होटल एवं जलपान गृह। क्या आ गया, व्यापार होटल एवं जलपान गृह जो है वो आपका पहले नंबर पे आ गया। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो स्थावर संपत्तियां और आवासीय जो गृह होते हैं वो दूसरे नंबर पे आ गए, ठीक है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो वो आपके ये वाले आ गए, अन्य सेवाएं जो हैं उनको तीसरे नंबर पे दे रखी हैं। और तीसरे नंबर पे अन्य, चौथे नंबर पे जो है आपके वो तो देखिए ये दूसरे पे। पहले नंबर पे अपन ने क्या देखा, होटल जलपान गृह वाले देख लिए। दूसरे नंबर पे हमने क्या देखा, स्थावर संपदा आवासीय गृहों का स्वामित्व तथा पेशेवर जो सेवाएं हैं वो देख ली। फिर तीसरे नंबर पे यदि यहां जाते हैं तो अन्य सेवाएं देख ली। ज्यादा इसको पूछा नहीं जाता, ठीक है। सबसे कम पूछ लिया जाता है, तो सबसे कम जो है सब लोक प्रशासन ने दिया अपने को कमा के। किसने दिया, लोक प्रशासन का क्षेत्र सबसे कम रहा है, ठीक है। तो 3 चीजें हो गई, 14 उपक्षेत्र हो गए, 3 सेक्टर हो गए अपने, कंप्लीट हो गए, ठीक है। आगे आती है कि राजस्थान में सितंबर 2022 तक बैंकों की संख्या, कि कितने बैंक अपने इकोनॉमी सर्वे के आधार पे हैं। देखिए टोटल बैंक जो हैं वो लगभग 8000 बैंक हैं। 13 बैंक कम है। कितने बैंक कम है, 13 बैंक कम है। 13 बैंक कम है। 7900 कितने हैं, 87। 7987 राज्य के अंदर टोटल बैंक की शाखाएं हैं, जिनमें सार्वजनिक बैंक की बात करते हैं, सरकारी बैंक की 4195 है। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की बात करते हैं, ग्रामीण देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं,
ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की बात करते हैं 1590 हैं। निजी बैंक ये लगभग लगभग बराबर है 1680 हैं। विदेशी बैंक की बात करते हैं तो ये 9 है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। विदेशी बैंक कहाँ होते हैं? एयरपोर्ट पे हो गया, कोई बड़े बड़े एयरपोर्ट है वहां पे हैं पैसे ट्रांसफर कराने के लिए, बाकी और कहीं नहीं है। लघु वित्त की बात करते हैं 1469 हैं। भुगतान बैंक की बात करते हैं, पेमेंट बैंक की बात करते हैं और स्मॉल बैंक की बात करते हैं तो वो 36 और 459 है। ठीक है, टोटल बैंक कितने हैं? 13 कम है, 8000 हूं, 7987 है। ठीक है, इतना याद रख लेना। आगे है कृषि सकल राज्य मूल्य वर्धन में वृद्धि की बात करते हैं। कृषि सकल राज्य मूल्य वर्धन, मूल्य वर्धन की बात तो वो ये है, माल और सेवाओं के मापने की बात हो रही है और कितना योगदान इसके अंदर रहा है। कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, स्थिर कीमत पे वृद्धि की बात करते हैं। वैसे योगदान कितना रहा था? हमने देखा था 28.50% योगदान रहा था, लेकिन इसके अंदर वृद्धि की बात करते हैं तो 5.24% जो है वो वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 5.24% वृद्धि हुई है। प्रचलित कीमत के ऊपर 11.11% रही है। कितनी रही है? माइनस में 11.11% रही है। तो आगे जाके ये कितना रहा था? 28.95% योगदान रहा था, हमने देखा था। ठीक है, आगे बात आती है प्रति हजार मध्य वर्ष जनसंख्या। ये अभी रिपोर्ट निकाली गई है केंद्र जो आपने दिल्ली सरकार ने, दिल्ली जो अपना मंत्रालय है उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, उसके अंदर भी काफी मेंशन किया गया है। इसमें अपना जो लिंगानुपात जो है वो भारत का कितना था? 904 था, ये 3 अंक बढ़ के 907 हो गया है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन अभी का है, मैंने अभी लेटेस्ट जो पेपर सेट किया है उसके अंदर डाला है। प्रति हजार मध्य वर्ष जनसंख्या 2020 की नापते हैं। अशोधित मृत्यु दर कितनी है राजस्थान की? अशोधित मृत्यु दर 5.6 है, जबकि भारत की बात करते हैं तो 6 है। भारत की मृत्यु दर ज्यादा है जबकि राजस्थान की कम है, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पे अनेकों सुधार हुए हैं और एक अच्छे रोल मॉडल के तौर पे राइट टू हेल्थ जो बिल आया है, देश का पहला राज्य है जिसको स्वास्थ्य का राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का जिसको अधिकार मिला है। हर आदमी को खाने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, उसके बाद एजुकेशन का अधिकार है, उसके बाद एक स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, आगे बात आती है अशोधित जन्म दर की बात करते हैं तो अशोधित जन्म दर राजस्थान के अंदर 23.5 है, जबकि भारत के अंदर 19.5 है। यहाँ पे अपने ज्यादा टाबर या जामे हैं, टाबर आपने ज्यादा जामे देश के अपेक्षा। ठीक है, जबकि जन्म दर सबसे कम की बात करते हैं तो आपको पता है नागालैंड वगैरह के अंदर होते नहीं है, 1-2 बच्चे गिने चुने के बच्चे होते हैं। कार्य सहभागिता दर, कार्य सहभागिता दर की बात करते हैं कि भाई 100 आदमी हम राजस्थान में कई आदमी काम करे हैं, 100 आदमी हम राजस्थान में मजदूरी पर जाए हैं, कितना? 43.6% आदमी, 43.6 आदमी जो हैं वो मजदूरी पर जाए हैं राजस्थान के अंदर। और देश की बात करें तो 39.8% आदमी जो है 149 आदमी मजदूरी पर जाए देश के अंदर। भारत में राज्य की बात करें तो 43.6 आदमी जाते हैं। शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं 2020 की, प्रति हजार जीवित जन्म की मृत्यु दर, ये तो आपको पता ही है कितने पे निकाला जाता है, तो प्रति हजार पे निकाला जाता है जीवित जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर जन्म लेने वाले शिशु मृत्यु दर कितने मर गया? 1000 टाबर जामे ना कै मर जाए। बड़ की बात करी जाए तो राजस्थान के अंदर 32 टाबर 1000 बच्चा जन्म ली ही तो 32 टाबर मर जाए, जबकि भारत के अंदर 28 टापर मर जाए। तो इसके अंदर थोड़ा सा सुधार की अपने को अपेक्षा है, अभी नई नई योजनाएं लग रही हैं तो इसका रिजल्ट आने वाले समय में अच्छा आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मातर है ये। ठीक है, मातर, मातर मृत्यु अनुपात 2018 से 20 का, क्योंकि 2018 से 20 का ये मध्यम जो था, क्योंकि 23 तक अपनी जनसंख्या जो है वो टाल दी गई है, वो दिसंबर 23 तक इसलिए टाल दी गई कोविड की वजह से, अभी गिनना नहीं है, बाद में गिनना है 24 में। ठीक है, तो 2021 की तो होगी नहीं, तो ये मध्यवर्ती जनगणना जो है अपने मंत्रालय बैठे रहते हैं, वो कोई न कोई काम करते रहते हैं, तो उन्होंने गिन दी। राजस्थान की बात करते हैं तो 113 आ गया और भारत की बात करते हैं तो 97 आ गया। कितना आ गया? ये प्रति लाख के ऊपर निकाली जाती है। प्रति लाख पे जो महिलाएं जो जन्म देती हैं अपने बच्चों को तो उनकी डेथ हो जाती है डिलीवरी के टाइम पे, उनकी बात करते हैं। 113 जो है राजस्थान के अंदर मर जाती है 1 लाख महिलाओं में, जबकि भारत में 97 महिलाओं की मृत्यु इस टाइप से हो जाती है। तो इसको कम करना है, कम करना है। ठीक है, आगे जीवन प्रत्याशा बात आती है कि अपनो एक आदमी औसतन कै साल जीवे, अपनो एक आदमी औसत कै साल जीवे। मैं तो लुगाया ज्यादा जीवे, आदमियों में अनेक प्रकार की क्या होती हैं, व्यसन की आदतें होती हैं, बाहर घूमना, ज्यादा माइंडली स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब माइंडली प्रेशराइज में भी आदमी ज्यादा रहते हैं। आजकल तो खैर दोनों बराबर काम करने लगे तो सेम, लेकिन औरतों की ज्यादा है, औरतों की जीवन प्रत्याशा, क्योंकि अपन देसी जो घर जाके देखा, अपन घर घर जाके देखा तो क्या होती है, विडो की संख्या अपने को औरतों की ज्यादा संख्याएं मिलती हैं, वह लक्षण छोलते अपन हमेशा मिले। ठीक है,
आगे जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर 49.4 वर्ष जो है कि 69 साल जीवोगो और उपल्ला 4 मना जीवोगो राजस्थान को आदमी तो। और देश की बात करा वो पूरी 70 साल पकड़ ले है और यो 70 साल 8 महीना पहले ही मर जाए है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है अपने को, है ना। आगे बात करते हैं कि सिंचाई की बात करते हैं, मध्यम वृहद और लघु की बात करते हैं। तो इसके अंदर 39.07 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो राजस्थान के अंदर, लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो राजस्थान के अंदर सिंचित होता है। कितना? 1 मतलब 39.07 लाख हेक्टेयर। 2022-23 में यदि वर्दी की बात करते हैं तो 710 लाख हेक्टेयर की वर्दी हुई है, वो 710 हेक्टेयर की वर्दी हुई है कि राजस्थान के अंदर पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जो आपका 22-23 का जो वर्ष है उसके अंदर आर्थिक समीक्षा के आधार पे कितने हेक्टेयर में वर्दी जो है सिंचित क्षेत्र बढ़ाया गया है, तो वो 710 हेक्टेयर को बढ़ाया गया। टोटल कितने में होता है? 39.07 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है राजस्थान में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। राजस्थान का जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना की बात कर रहे हैं, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना की बात कर रहे हैं, तो ये 27 जिलों में चल रही है। क्वेश्चन पहला तो यहीं से बन गया, कितने जिलों में चल रही है? 137 परियोजनाओं का पुनर्वास की बात की गई है, इनका नवीनीकरण जो है वो हुआ है, हो चुका है, मतलब इकोनॉमी सर्वे की बात है। होगा तो बजट की बात आ जाती है, ये पकड़ना अपने को, और कुछ नहीं पकड़ना, है ना। आगे है ऋण की बात करते हैं, तो ये जो अपना पानी की जो भी बातें होती है ना पानी की, तो पीने का पानी अपने को वर्ल्ड बैंक करवाता है या जिक्का जापान करवाता है, बाकी पानी में अपना कोई साथ नहीं देता। ठीक है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, जल क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इनकी सुधारों की बात कर रहे हैं। तो ये सुधारों के लिए अपने को जो ऋण दिया है वो जीका दिया है, यहां से इंपॉर्टेंट है, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जो एजेंसी है वो जीका ने अपने को ऋण दिया है। किसके लिए दिया है? राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार कार्यक्रम परियोजना के लिए दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं पीएम कृषि सिंचाई योजना। पीएम कृषि सिंचाई योजना का भी अपने पार्ट कौन सा लिया? सूक्ष्म, जो फुहारा उचालन, ड्रिप सिस्टम उचालन। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? 60%। क्या में? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, और बाकी सूक्ष्म सिंचाई में। राज्य सरकार को कितना हिस्सा है? 40%। कितना है राज्य सरकार को? 40, और भारत को कितना? 60% हिस्सा। मिनी स्प्रिंकलर मिनी कौन सा हुआ? जो पतली छेदाली नोजल चल रही है ना आजकल, झुन्नू जानू का महीना है ना, आपने झुंझुनू में अठी के चल रही, पानी की थोड़ी कमी हो रही है, तो पतली छेदाली वो प्रेशर मारे 30-30 नोजल चल रहे हैं। और एक स्प्रिंकलर हुआ है, या मोटलती नोजल वाली है, या जो नोजल है ना आगे चूड़ी के होगी, जो चिड़ियों है ना ऊपर लोग मायने ज्यादा बेज हुआ है स्प्रिंकलर में। ठीक है, तो ये कितने? 32,468 हेक्टर में तो ये आऊं हो रही है, बड़ोड़ी नोजला हो रही है, और छोटलती नोजला 25,620 हेक्टर का मायने जो है आपका एरिया जो है उसके अंदर छोटे वाले नोजलों से हो रही है। ठीक है, आगे देखिए अटल भूजल योजना बार बार पूछा जाता है, क्योंकि 8 पैसा कौन दे है? कौन दे है? वर्ल्ड बैंक दे है। कौन दे है? वर्ल्ड बैंक दे। तो अटल भूजल योजना जो है 1 अप्रैल 2020 चालगी, और सन पानी देनो है। पानी देनो है तो क्या है? 50% हिस्सेदारी भारत सरकार की है और 50% हिस्सेदारी वर्ल्ड बैंक जो है वो दे रहा है। ये 17 जिलों में चल रहा है, पहले वाली 27 में चल रही थी, ये 17 जिलों के अंदर चल रही थी। ठीक है, 38 ग्राम पंचायतों में आती है। ठीक है, आगे देखिए पहली बार समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान का नारा दिया गया था। क्या दिया गया था? ये बजट, कृषि बजट जो था उसका नारा था समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान, कृषि बजट की दिया गया था। ये देखिए 2022-23 में कृषि अनुदान, मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा जो कृषि बजट दिया गया उसके अंदर सबसे ज्यादा हमने क्या किया? कृषि के ऊपर अनुदान दिया, सब्सिडी दी लोगों को। 37.83% तो हमने सब्सिडी दी। फिर जो बच गया बनना आपा के दे दियो, कर्जो दे दियो। तो क्या हुआ? यहां पे हमने क्या दिया? पहले नंबर पे सब्सिडी दी, दूसरे नंबर पे उनको ऋण दे दिया, लोन दे दिया कि भाई आप अपना सामान ले आओ, ट्रैक्टर ले आओ, मशीनें ले आओ, बीज ले आओ, आप जो है वो बाओ। ठीक है, ऋण दे दिया, पहले नंबर पे सब्सिडी दे दी, दूसरे पे ऋण दे दिया। उद्योग की बात करते हैं, राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग नीति 2022 की बात करते हैं। शुभारंभ कब हुआ था? 17 दिसंबर 2022 को हुआ था। 17 दिसंबर का याद रखना, 17 दिसंबर जो है वो सरकार की पुनरावृत्ति की 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री महोदय ने शपथ ली थी, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं वो, है ना, अपने जीवन में। कुल एमएसएमई की बात करते हैं, वो 3,11,945 एमएसएमई राजस्थान में काम कर रहे हैं। यदि पहले नंबर पे बात करते हैं तो वो एमएसएमई अलवर के अंदर है। यदि रजिस्टर्ड एमएसएमई की पहले नंबर पे बात करते हैं तो वो जयपुर में है।
यदि रजिस्टर्ड है वो जयपुर में है, और यदि टोटल एमएसएमई पूछ लिया जाए तो वो अलवर के अंदर कार्यरत है। कितनी कार्यरत है? 3,11,945 कार्यरत हैं एमएसएमई। ठीक है, ये एमएसएमई नीति जो है वो कब लागू हुई थी? 17 दिसंबर 2022 को। ये डेट बार बार पूछी जाएगी। आगे बात आती है राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 की बात करते हैं। इन एक दिन पहले लागू कर दी, 17 दिसंबर 2022 ने लागू कर दी, यानी एक दिन पहले लागू कर दी 17 दिसंबर 2022 ने। 7 से 8 अक्टूबर 2022 निवेश राजस्थान शिखर सम्मेलन जो अपना सीतापुरा में हुए थे ना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स जो है वो लागू हो गई। कब से? 2022 से। ठीक है, 7-8 अक्टूबर से ये लागू हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। रिको ने 2022-23 में 8 नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया है। तो उद्योग, जिला उद्योग केंद्र कितने हैं? जिला उद्योग, ठीक है, जिला उद्योग कितने हैं? 34 हैं। और उपकेंद्र, जिला उपकेंद्र की बात करते हैं, जिला उपकेंद्र की बात करते हैं तो वो 8 हैं। अब ये 8 नया औद्योगिक क्षेत्र और खोल दिया। 8 नए औद्योगिक क्षेत्र जो है वो रिको ने खोला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया है? 8 जिला औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया। आगे है राजस्थान मुख्यमंत्री वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना। राजस्थान मुख्यमंत्री जो वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना के लोगों को वाहन लेने के लिए 16% की, मतलब 15% या फिर पैसे जो है 10 लाख 11 लाख रुपए तक का जो भी वाहन लोगे तो उसके ऊपर पैसे आपको दिए जाएंगे, सब्सिडी दी जाएगी। ये कब से लागू हुई? 11 अक्टूबर 2022 को राजस्थान मुख्यमंत्री वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना। महिलाएं जो लेके आएंगी उनके लिए जो आपका टैक्स है वो नहीं लगेगा, ऑटो वगैरह, इसमें सारी बातें कही गई हैं। आगे मैंने योजना अलग से करा रखी है। 18 से 45 आयु वर्ग के युवा, ये बात आ गई ना इसमें। 18 से 45 आयु वर्ग के युवा जो हैं 15 लाख तक वाणिज्य वाहन जो खरीदेंगे, पेड़ती प्लेट जो है कॉमर्शियल व्हीकल खरीदेंगे तो उन पे ऑन रोड जो कीमत होगी, शोरूम में निकालने की कीमत होगी, बगैर 10% या 60,000 जो भी होगा वन सब्सिडी दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। कितनी दी जाएगी? या तो 10% या 60,000 रुपया, जो भी ज्यादा होगा वह दिया जाएगा। ठीक है, आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी प्रोत्साहन योजना अपन को पता ही है, पिछली बार चली थी। इसके अंदर 9%, 6%, 5% जो है ब्याज दर के अंदर सब्सिडी दी गई थी, वो बातें कर रहे हैं। ये कब हुई थी? 8 सितंबर 2000। इसके अंदर 25 लाख से लेके आगे बात करते हैं 10 करोड़ ऋण की बात की गई थी। किसके लिए गई थी? SC, ST और महिलाओं के लिए की गई थी। SC, ST और महिलाओं के लिए की गई थी। 8 सितंबर 2022 से शुरू हुई थी। इसके अंदर बोला गया था कि 25 लाख से 5 करोड़ तक आपको 9% सब्सिडी। 25 लाख तक, मतलब 25 लाख जो है, 25 लाख तक आपको 9% ब्याज के अंदर सब्सिडी दी जाएगी। 25 से लेके आपको 5 करोड़ तक कितनी? 6% दी जाएगी। फिर 5 करोड़ से 10 करोड़ तक आपको 5% सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी की बात की गई है। किसके लिए? ये नए उद्योग लगाने के लिए SC, ST और महिला उद्यमियों की बात की गई है। 8 सितंबर 2022 को चालू हुई थी। ठीक है, आगे देखिए SC, ST के आवेदक उद्यमियों को 25 लाख से, इसी की बात आ गई, लाख से कम ऋण की बात की गई है। यदि 25 लाख तक की बात करें 9% की बात की गई है। यदि 25 लाख से 5 करोड़ की बात करें 7% सब्सिडी की बात की गई है। और 5 से 10 करोड़ की बात की करें तो 6%। तो इसके अंदर 25, मतलब 0 से लेके 10 करोड़ का क्या मिलेगा आपको? लोन मिलेगा, यहाँ पे ऋण मिलेगा आपको। ठीक है, कर्जा मिलेगा और उसके ऊपर ब्याज के ऊपर आपको क्या मिलेगी? सब्सिडी 9, 7 और 5 की। आगे है 9, 7 और 6% है। सॉरी, 9 है, 7 है और 6% है, ध्यान रखना है ना, मेरे थोड़े दिक्कत हो रही थी 5%। तथा परियोजना लागत का 25% या 25 लाख जो भी कम हो, मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। स्टार्टिंग में जो खड़े करोगा तो बगले के दियो जागो या तो 25 लाख रुपया और या फिर 25% ताने के दियो जागो अनुदान। टोटल सब्सिडी दी जाएगी समूली। खनिज की बात करते हैं राजस्थान में 81% वेलेस्टोनाइट, अपना याद है ना वेलेस्टोनाइट, यो राजस्थान के अंदर पूरा 100% हो है भाई, ध्यान रखना, ये हमेशा पूछा जाता है। खनिज की बात करते हैं 81% राजस्थान को खनिजों का अजायब कहा जाता है। किसके बाद? आपके झारखंड के बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिज मिलते हैं। 81 प्रकार के खनिज हैं। खनन की बात करते हैं तो 58 प्रकार के खनिजों का खनन राजस्थान के अंदर होता है। चांदी के अंदर भी अपना अच्छा अधिकार है भाई, चांदी जो है वो 75% से ऊपर राजस्थान में निकलती है, ध्यान रखना। आगे है तेल गैस के
तेल गैस की बात करते हैं, 4 बेसिन है, विंध्या बेसिन आ गया, बाड़मेर वाला आ गया, सांचौर वाला आ गया, ठीक है। तो 4 बेसिन है, 14 जिले आते हैं, 1.5 लाख किलोमीटर का एरिया जो है वो इसके अंदर आता है, 1.5 लाख किलोमीटर का एरिया इसमें आता है, ठीक है। आगे है बाड़मेर बेसिन, जो है बाड़मेर बेसिन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर तेल और गैस निकालने की मंजूरी किसको दे दी? गेल इंडिया लिमिटेड को दे दी गई है। किसको दे दी गई है? गेल इंडिया लिमिटेड को दे दी गई है। जबकि जैसलमेर जो बेसिन है उसके अंदर तेल और गैस निकालने की अनुमति किसको दी गई है? जैसलमेर ऑयल इंडिया को और बाड़मेर गेल इंडिया को, बाड़मेर गेल इंडिया को और जैसलमेर ऑयल इंडिया को मंजूरी दी गई है, ठीक है। ये याद रखना, अच्छी कोटेशन है डालने के लिए। आगे बात आता है राजस्थान की सिर्फ 5 वस्तुएं जो जिसको अपन निर्यात करते हैं, 5 वस्तुएं देखते हैं। पहले इंजीनियरिंग गुड्स जो है वो पहले नंबर पे, अभियांत्रिकी कितना करते हैं? 16.62% अपन निर्यात करते हैं। कितना करते हैं? 16.62% इंजीनियरिंग गुड्स की बात करते हैं। फिर अपने क्लॉथ कपड़े जो होते हैं वो 12.85, तो 16.5% लगभग याद करने में यही रहेगा। 16.62% याद नहीं रहे तो अंदाजा ये होना चाहिए 16.5%, ठीक है। और ये कपड़े की बात करते हैं तो लगभग 13%, 12.85% कपड़ा करते हैं। धातु की बात करते हैं तो 11.5%, 11.44% जो है वो धातुएं अपन करते हैं। शिल्प, हस्तशिल्प की बात करते हैं, हाथ से बनी हुई चीजें 10.88% करते हैं। रासायन एवं संबंध की बात करते हैं तो 9.72% करते हैं। तो पहली चोट की निर्यात क्या करते हैं? इंजीनियरिंग गुड्स, दूसरे नंबर पे कपड़ा करते हैं, तीसरे पे धातुएं करते हैं, चौथे पे हस्तशिल्प करते हैं और 5वें नंबर पे रासायन और उससे संबंध क्षेत्र चीजें जो होती है वो निर्यात करते हैं अपन, ठीक है। 5 चीजें राजस्थान निर्यात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा है बहुत, एक तो अच्छे तरीके से टाइप, जो हमारे टाइपर हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टाइप किया है। दूसरा, पूरा जो उसका मेंशन है, एक एक चीज क्रीम क्रीम इसके अंदर निकाली गई है। प्लस में साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगी, इसके साथ आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड भी आपको मिलेगा यूं का यूं, ठीक है। तो वो आपको IQ लेवल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आप विजिट करें और अपना ये जो पेज है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करते रहा करो यार। आगे लक्षित उत्पाद की बात करते हैं। लक्षित उत्पाद की बात करते हैं तो जयपुर के अंदर ब्लू पोट्री की बात कर रहे हैं एवं रतन आभूषण की बात कर रहे हैं। तो इसका ब्लू पोट्री का जो एक्सीलेंस सेंटर की बात कर रहे हैं ना, है ना, एक्सीलेंस सेंटर, है ना, एक्सीलेंस जो सेंटर है उसकी बात कर रहे हैं ब्लू पोट्री का, तो वो कहां पे बन रहा है? जयपुर के अंदर बन रहा है। ध्यान रखना, ये बजट के अंदर बोला गया है। ये किस में बोला गया है? ये बजट में बोला गया है कि जो ब्लू पोट्री का एक्सीलेंस सेंटर जो है वो जयपुर में बनेगा। तो आगे लक्षित उत्पाद की ब्लू पोट्री अपने जयपुर में रतन और आभूषण आपको जोरी बाजार में मिल ही जाते हैं। अजमेर की बात करते हैं तो ग्रेनाइट और मार्बल के लिए फेमस है। कोटा की बात करते हैं तो कढ़ाई का कपड़ा और कोटा डोरिया यहाँ की जानी मानी है। और अलवर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको भिवाड़ी जो क्षेत्र है तो यहाँ पे आपको ऑटो पार्ट्स जो है वो मिल जाते हैं। आगे श्रम और रोजगार की बात करते हैं। श्रम और रोजगार की बात करते हैं कि 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल शुरू हुआ था। ई श्रम पोर्टल कब हुआ था? 26 अगस्त 2021 को हुआ था। 1 जुलाई 2021 से, अगस्त की बात कर रहे हैं, ये जुलाई पहले की, 21 से अधिसूचना निकाली गई थी 28 जून को 2000। अधिसूचना कब निकाली गई? 28 जून 2022 को। लागू कब किया, शुरू कब हुआ? 26 अगस्त को, है ना। और ये लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2021 को लागू हुआ। तो ये तीनों डेट है, आप देख लेना, है ना। राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी दर की बात कर रहे हैं कि एक आदमी है बन किमी गुनिया, जम्मा जयपाल है, मारे जयपाल है कि, है ना, तो उनकी निया है बन किमी गुनिया बेचारन, तो अकुशल है। अकुशल तो मतलब हो गया जन किमी गुनिया बन भाई सामान देती और वो गदगिनिया काम करे, है ना, वो अकुशल बन मिलेगा 269 रुपया प्रतिदिन, प्रतिदिन, ठीक है। 269 रुपया रोज की देगा बन। पाछे अर्ध कुशल की बात आवे कि बहु थोड़ो सो सिखेड़ो हुआ है, तो बहुत थोड़ा सा सिखेड़ो है बन 271 रुपया, मतलब 12 रुपया को फर्क रखेगा, 12 रुपया को फर्क, 269 271। तीसरी कैटेगरी है कुशल, जो जाने है कि भाई हाँ बंगन डंडो डाकड़ो भी कराओ वो भी कर दे, वो कोई पंखो ठीक कराओ वो भी चेप दे काम ने, बन मिलेगा 283 रुपया, फिर 12 रुपया को गैप। फिर कुशलों उच्च कुशल के बीच में 50 रुपया को गैप आओगे, 333 रुपया रोज की देगा। 333 ये नरेगा या जो आपने राजू वो जो अपने नरेगा चालू हुई है सिटी वाली शहर वाली, उसके अंदर भी 333 रुपए प्रतिदिन दिया जाएगा। प्रतिदिन उच्च कुशल, कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल, 4 कैटेगरी है। अकुशल 259, 12 बढ़ा दो 259 और 12 271, किसके लिए? अर्ध कुशल के लिए। फिर 12 बढ़ा दो 283, फिर वो कुशल के लिए, फिर 50 बढ़ा दो
333 वो किसके लिए, उच्च कुशल के लिए, ठीक है। आगे है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना शुरू कब हुई थी, 1 फरवरी 2019 से। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो है 1 फरवरी 2019 से हुई थी। या बेरोजगार आड़ी है भाई, है ना। बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए प्रति माह की बात की गई है, दिया गया है इसके अंदर। और महिला और ट्रांसजेंडर जो है उनको 500 रुपए अधिक दिए गए हैं। पहले 3500 हुआ करते थे, फिर 1,000 रुपए की पिछली बार बढ़ोतरी हुई बजट में बोलने के बाद, तो इन दोनों में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। तो यहाँ पे 4,000 प्रति माह देते हैं, यहाँ पे 4500 रुपए प्रति माह देते हैं। 2 वर्ष तक दिया जाता है, या फिर वो खुद को धंधो खोल ले या फिर नौकरी धंधा लाग जाए, जब तक दिया जाए। तो अधिकतम 2 वर्ष या स्वनियोजित जो खुद को रोजगार लाग जाए, धंधो खोल ले, जितना ही बने ये दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 13 जुलाई 2022 को खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना। खादी जो कामगार हैं आर्थिक, उनको आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए योजना शुरू की गई है, 13 जुलाई 2022 को की गई है। अब बात कर लेते हैं ऊर्जा की। 30 नवंबर 2022 तक की बात की गई है कि अधिष्ठापित जो क्षमता है राजस्थान की कितनी है, 23,487.46 मेगावाट है। 23,487, मैंने बताया था इसमें भी 13 कम है। अपने जो बैंक थे ना उसमें 8,000 में 13 कम थे, इसमें 24,000 में 13 कम है। बस 13 का आंकड़ा ज्यादा याद रखना, 13 का ही फर्क मिलेगा यहाँ पे। 8,000 इसमें 24,000 में 13 कम है, कितने हैं 23,000, मतलब 23,500 में, 23,500 में है इसमें, 23,500 में 23,487.46 मेगावाट जो है राजस्थान के अंदर अधिष्ठापित क्षमता है। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ही नहीं है भाई, ये यूनिट है ना, बिजली की यूनिट की बात करते हैं। तो बिजली की यूनिट जो है वो आपकी 98,092 करोड़ यूनिट है। 98,092 करोड़ बट्टे 1 लाख करोड़ आप कुछ नाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं नवंबर 2022 तक 43,965। राज्य के अंदर गांव कितना है, लगभग 46,000 गांव है। जिला भी घना कोजा बना दिया एक तो, है ना। तो 43,965 गांवों को विद्युतीकरण किया गया। कितने में से, 46,000 गांवों में से लगभग 46,000 गांव राज्य के अंदर हैं, और इसमें 43,900 मतलब 44,000 गांवों को विद्युतीकरण बना दिया गया, सब में बिजली लगा दी, ठीक है। आगे सौर क्षमता की बात करते हैं कि इसकी क्षमता तो 142 गीगावाट है। कितनी है, गीगावाट है, कितनी 142 गीगावाट है। लेकिन ये स्थापित कितनी है, अपन निकाल कितने रहे हैं, 13,531 मेगावाट ही निकाल रहे हैं। बिजली सौर ऊर्जा की अधिष्ठान मतलब अपनी क्षमता कितनी है कि 142 गीगावाट जो है अपन निकाल सकते हैं, लेकिन अभी जो है निकाल कितने रहे हैं, 13,531 मेगावाट निकाल रहे हैं। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति की बात करते हैं तो जुलाई 2019 के अंदर आई थी, आपको बताइए। और हाइब्रिड ऊर्जा की नीति देख लो, पवन ऊर्जा की वो सारी नीतियां आपकी 2019 में आई थी। सड़क व परिवहन की बात कर लेते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट होता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है इसकी। इसको 3 बार पढ़ लो, 10 क्वेश्चन आपके कोई भी एग्जाम में कहीं नहीं जाने। 1949 ईस्वी के अंदर अपनी कुल लंबाई कितनी थी सड़कों की, 13,553, 13,500 किलोमीटर अपनी लंबाई थी। कद थी 1949 में बात। अब बात कर लें मार्च 2022 की बात कर लें। मार्च 2022 के अंदर कितनी है, 2,78,813.23 किलोमीटर। 2,78,813 किलोमीटर आपने लंबाई होगी, या 13.5 थी या 2,78,813 किलोमीटर होगी। सड़क घनत्व की बात करना कि 100 किलोमीटर एरिया हुआ है, 100 इन 100 इन 100 इन, अगर मैंने कितनी दूरी होगी, अगर मैंने 81.41 किलोमीटर जो है वो राजस्थान का सड़क घनत्व है। 81.41 है, 81 यो अकवा दो यो बराबर है, जब 81.41 जो है 81.41 है वो आपका सड़क घनत्व हो जाएगा। भारत की बात करते हैं तो इससे लगभग 2 गुना है। भारत की बात करते हैं तो लगभग 2 गुना है, कितना 165.23 किलोमीटर, 165.23 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर के अंदर सड़क घनत्व है। राजस्थान को सड़क घनत्व है 81.41 किलोमीटर, भारत को सड़क घनत्व है 165.23 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकेट की बात कर रहे हैं तो आरकेट कहां पे था, जयपुर के अंदर था। अभी जो नया बजट आया है 2023 और 24 का, उसके अंदर 5 संभागों में और खोल दिया गया है आरकेट, 5 संभागों में और खोल दिया गया है। ये किन के लिए खोला जाता है, जो बच्चा 10वीं पढ़ के छोड़ दे, कोई और 12वीं पढ़ के छोड़ दे, ये बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनको भी भाई हम लोग अपने इकोनॉमी सेक्टर में लेके जाएं, उनको भी हम इंटेलिजेंस जो आपका क्या बोलते हैं कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम ले, भवन निर्माण के अंदर भी काम ले,
और किसी प्रकार का काम लेके उनको इकोनॉमी की मुख्य धारा के अंदर जोड़ा जाए। तो पूर्व स्नातक कॉलेज करने पहले स्नातक और स्नातकोत्तर बीच का मायने बडोड़ी एमए करते टाइम में छोड़ दिए ना, आया की बात है। आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अंदर जोड़ा गया था, मशीन लर्निंग की बात की गई थी और बिग डाटा। ऐसे ब्लॉकचेन बनाने के अंदर इन लोगों को काम में लिया जाए ताकि इकोनॉमी की मुख्य धारा में जुड़ सके और राज्य की इकोनॉमी बढ़ाने के अंदर अपना अमूल्य योगदान दे सकें। आगे बात करते हैं शहरी ग्रामीण शहरी विकास की बात करते हैं, ग्रामीण शहरी विकास की बात करते हैं। तो भाई अति शहरीकृत जिले, ये भी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अति शहरीकृत देखिए कितनी करीब मिल रही है आपको, ऐसा मेरे ख्याल से जल्दी से मिलेगा नहीं। अति शहरीकृत जिले की बात करते हैं। अति शहरीकृत पहले नंबर पे कोटा है, 60.31% जो है वो कोटा को शहरीकृत है, सब ज्यादा। दूसरे नंबर पे जयपुर जिला है 52.40%। और अजमेर जिले की बात करते हैं तो 40.8% अजमेर जिला जो है शहरीकृत जिला है। अब देखिए आप देखोगे तो कोटा है, जयपुर है और फिर अजमेर है, ये शहरीकृत में कोटा जयपुर अजमेर की बात करते हैं। और न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम में डूंगरपुर आ गया, फिर आपका इधर का बाड़मेर आ जाएगा, फिर वापस पीछे चले जाओ बांसवाड़ा के पास, तो डूंगरपुर जो है उसके 6.39% क्षेत्रीय शहरी है। बाड़मेर की बात करते हैं 6.98% क्षेत्रीय शहरी है। और यदि बांसवाड़ा की बात करते हैं तो 7.10% क्षेत्रीय शहरी है। तो पहला शहरी जिला कोटा, दूसरा जयपुर, तीसरा अजमेर। और यदि न्यूनतम शहरी की बात करते हैं, पहला बांसवाड़ा, दूसरा बाड़मेर, तीसरा फिर डूंगरपुर में उसमें चले जाओ, पहला डूंगरपुर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा बांसवाड़ा में चले जाओ। यदि शहरी की बात कर रहे हैं कि जनसंख्या जो है शहरी क्षेत्र में कितनी रहती है, तो शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो वो 24.87%, कई जगह इसको 24.90 भी लिखा हुआ है, 24.90, लेकिन एग्जैक्ट जो डाटा आपने इकोनॉमी सर्वे में दे रखे हैं वो दे रखे हैं 24.87% शहरीकृत जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 75.13% है। कितनी है? 75.13% है। 75.13% जो है वो आपकी ग्रामीण जनसंख्या आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 75.13% ग्रामीण है। शहरी की बात करते हैं तो वो आपकी 24.87% आपकी ग्रामीण जनसंख्या आ जाएगी, वो शहरी आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात आती है पर्यटन की। बात कर लेते हैं पर्यटन क्षेत्र की। नवंबर 2022 की बात करते हैं, नवंबर 2022 तक की है। कुल पर्यटन 986.32 लाख करोड़, सॉरी 32 लाख आए थे, ये करोड़ा नावड़ेगा के थे। तो कुल पर्यटन की बात करते हैं 986 लाख आए थे। विदेशी की बात करते हैं 3.08 लाख, 3 लाख आदमी विदेशी आया, देशी खूब आया था, 983 लाख आदमी देशी आया था। ठीक है, अब विदेशी में पहले नंबर पर कठिन आया था फ्रांस में आया था, फ्रांस में पहले नंबर पे फ्रांस आया था, दूसरे नंबर पे ब्रिटेन आया था, सेकंड के अंदर ब्रिटेन आया था। जगह की बात करें, पहले स्थान पे कौन से में आया था? पुष्कर में आवे दो मारने। ठीक है, अगर मैं दीपदान करो जाए ना पुष्कर के अंदर। और दूसरे नंबर पे माउंट आबू में आता है। कहां पे आता है? माउंट आबू के अंदर आता है, दूसरे नंबर पे माउंट आबू में और पहले नंबर पे पुष्कर में। आगे देखिए, पहले नंबर पे पुष्कर में, दूसरे नंबर पे माउंट आबू में आते हैं, सबसे ज्यादा फ्रांस के आते हैं, दूसरे नंबर पे ब्रिटेन के आते हैं। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये भी डाटा पूछ लिया जाता है कि विदेशी कितने आए थे? 3.08 आए थे, क्योंकि कोरोना के बाद में ये सेक्टर खुला है। राजस्थान पहला है ही, आपको पता ही है, राज्य है जो उद्योग का दर्जा दिया था। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो नवीनतम कंजर्वेशन की बात करते हैं कि राज्य सरकार जो है अपने आरक्षित क्षेत्र जो है वो बढ़ाती रहती है। तो देखिए 15वें की बात करते हैं जालोर का है, 16वें की बात करते हैं शाहबाद 12 का है, तलहटी वाला, कौन सा? तलहटी वाला है। ठीक है, 17वें की बात करते हैं शाहबाद 12 का है, ये सबसे बड़ा है, फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे शाहबाद 12 का है। 18वें की बात करते हैं बीड़ घास भूमि की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बीड़ घास भूमि की, है ना। बीड़ घास भूमि फूलिया खुर्द गांव है, यह आपका भीलवाड़ा के अंदर है बीड़ घास भूमि। वैसे बीड़ का सीधा पूछ लिया जाए झुंझुनू में है, और बीड़ घास भूमि का पूछा जाए तो वो आपका भीलवाड़ा में है। आगे 19वें नंबर पे है ना बगदरा जो है वो आपका कहां पे है? 19वें नंबर का जो है वो देखिए बागदरा,
बागदरा आपका कहाँ पे है, मगरमच्छ का जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो आपका उदयपुर के अंदर है। और 20वां जो बनाया गया वो वाडाखेड़ा सिरोही का बनाया गया है, जो नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, आगे देखिए, विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर स्थल की बात करते हैं तो ये जो आपका रामसर साइट में तो आपको पता ही है, नमभूमि रामसर साइट जो है, या नमभूमि जो है, या वेटलैंड जिसको बोलते हैं, वेटलैंड बोलते हैं, है ना, वेटलैंड जो बोलते हैं। राज्य के 2 क्षेत्र आते हैं। देश के अंदर 75वां आजादी का 75वां महोत्सव हुआ था, 75 बना दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर राजस्थान के अंदर 2 आते हैं। पहले नंबर पे आपका केलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरे नंबर पे केलादेव नेशनल पार्क है। दूसरे नंबर पे सांबर लेक है, दूसरे नंबर पे सांबर झील है, पहले नंबर पे अपनी केलादेव है। ये लगभग 81 में बना था, ये 90 में बने थे, 10 साल का फर्क था। आगे किले की बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला विश्व धरोहर में है। कुंभलगढ़ किला है, रणथंभौर किला है। चित्तौड़गढ़ में कुंभलगढ़, राजसमंद के अंदर रणथंभौर की बात करते हैं, सवाई माधोपुर के अंदर जैसलमेर का सोनारगढ़, अजमेर की बात, आमेर की बात करते हैं, जयपुर की, और गागरोन की बात करते हैं जलदुर्ग झालावाड़ में। आगे संरक्षित क्षेत्र सिटी वाला परकोटा, यदि कोई शहर है परकोटा किसी शहर को लिया गया है तो वो जयपुर शहर को लिया गया है। वेधशाला की बात करते हैं 2010 में जंतर मंतर को लिया गया था। और यदि शहर की बात करते हैं जयपुर के परकोटे को अभी लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट लिया गया। ये इनके चित्र हैं, ये चित्र हैं 6 जो पहाड़ी किले हैं, एक सुरक्षित क्षेत्र जो सिटी वॉल परकोटा जयपुर का है, और एक वेधशाला अपने जयपुर की, एक शहर लिया गया है जयपुर। ठीक है, आगे बात आती है शिक्षा के क्षेत्र को देख लेते हैं थोड़ा। शिक्षा देखिए, शिक्षा देख लेते हैं। शिक्षा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक मतलब 5वीं वाला स्कूल कितना है, 36,963 है। यदि राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये 10वीं और 12वीं वाले हैं, 15,522 स्कूल हैं। यदि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करते हैं, उच्च प्राथमिक, ये 8वीं वाला स्कूल है, 8वीं वाला 19,839 है। ठीक है, आगे डाइस रिपोर्ट क्या कह रही है, 2021-22 की डाइस रिपोर्ट कह रही है कि राज्य के अंदर 71.79 लाख जो स्टूडेंट हैं वो राजकीय स्कूल जो विद्यालय जो है कक्षा 1 से 12 तक नामित है, इनका नामांकन लिखा गया है। कितने का लिखा गया है, 71.79 लाख लोगों का बच्चे जो हैं, डाइस रिपोर्ट तो ये कह रही है। आगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं वाला अजमेर बोर्ड क्या कह रहा है कि तहत कुल कक्षा 1 से लेके 12 तक 58.62 लाख हैं, और इन्होंने कितना बना दिया, लगभग 72 लाख बच्चे बता दिए, और इन्होंने कितने बताए हैं, लगभग 58.5 लाख बताए, 58.62 लाख बच्चे बताए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 से 12 तक। आगे बात करते हैं 17,365 जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें 134 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हैं। ठीक है, 134 स्वामी विवेकानंद जो हैं वो मॉडल स्कूल हैं। आगे बात आती है महाविद्यालय कॉलेज की बात कर लेते हैं। कुल कॉलेज कितनी है, 2531 कॉलेज है। राजकीय महाविद्यालय 16 हैं, राजकीय विधि महाविद्यालय लो कॉलेज 16 हैं, निजी महाविद्यालय की बात करते हैं 2033 हैं, और सब पॉलिसी जो है वो 2 हैं। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे बात पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की बात करते हैं तो वो 6 कॉलेज हैं। आगे अभियांत्रिकी महाविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं तो कुल 82 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिनमें 17 राजकीय महाविद्यालय और 65 जो हैं वो निजी क्षेत्र के कॉलेज हैं। ठीक है, प्रबंधन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो कॉलेज 49 कॉलेज हैं। ठीक है, जिसमें 7 जो हैं वो किसकी हैं, सरकारी क्षेत्र की हैं, सरकारी क्षेत्र की हैं, सार्वजनिक हैं, और 42 जो हैं वो निजी क्षेत्र की हैं। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मास्टर जो टीचर ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट हैं वो 1484 हैं, बीएड कॉलेज हैं। ठीक है, आगे है विश्वविद्यालय की बात करते हैं। यहाँ पे आती है यूनिवर्सिटी। राज्य की वित्त पोषित जो है राज्य सरकार जो खर्चा करती है वो 28 है, जबकि निजी क्षेत्र खर्चा करती है वो 52 है। और डिम्ड विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये 8 हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इनको सर्च कर लेना है ना। आगे बात आती है आईआईटी आपका जोधपुर है, आईआईटी जो बात करते हैं कोटा के अंदर है, एमएनआईटी जो है वो अपने जयपुर के अंदर है, और आईआईएम जो है उदयपुर के अंदर है। ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, कौन सा, आईआईटी जोधपुर और आईआईएम जो है उदयपुर। ठीक है, आगे बात करते हैं मेडिकल कॉलेज जो है, राज्य के अंदर 30 मेडिकल कॉलेज थी, लेकिन 3 जिलों के अंदर इस बार बोल दिया गया है बजट 2000 में, बजट 2023 जो 24 का बजट निकला है उसके अंदर 3 जो जिले हैं जिनके अंदर नहीं बनी है उनके अंदर और बन रही हैं। 6 राजकीय हैं। राजकीय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये एक है, आरयूएचएस अपने प्रतापनगर जयपुर के अंदर है। 12 राजकीय मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी हैं,
राजमेंस की बात करते हैं तो 12 राजकीय मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी हैं। ईएसआई की बात करते हैं तो ईएसआई कॉलेज जो है अपनी अलवर के अंदर है। कहां पे है? अलवर के अंदर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था ईएसआई का। अखिल भारतीय मीराबाई आयुर्विज्ञान संस्थान की बात करते हैं तो वो अपनी जोधपुर के अंदर है, और जोधपुर के अंदर मारवाड़ यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। जोधपुर के अंदर मारवाड़ यूनिवर्सिटी इस बजट में बोला गया है। क्या बोला गया है? मारवाड़ जो यूनिवर्सिटी जो है वो कहां बनेगी? जोधपुर में बनेगी, जोधपुर के अंदर बनेगी। ठीक है। और ये आयुर्वेद का इंटीग्रेटेड की बात करते हैं तो आयुष का, है ना, आयुष की बात करते हैं तो आयुष का अंदर यदि इंटीग्रेटेड की बात करते हैं तो वो अपने नाथद्वारा के अंदर बनेगा। और ये अखिल भारतीय मीराबाई आयुर्वेदिक संस्थान की बात करते हैं, ये जोधपुर में, बजट में बोला गया था ऐसा। 9 निजी क्षेत्र की हैं। राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो है वो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को क्या देता है? फ्री क्लासेस देता है। अब 1 से लेकर 8वीं तक बच्चों को बजट के अंदर क्या बोल दिया गया है? बजट में बोल दिया गया है कि इन बच्चों को 2 सेट जो है वो यूनिफॉर्म फ्री मिलेगी। 2 सेट यूनिफॉर्म जो है वो फ्री मिलेगी। निःशुल्क पुस्तक देता था, अब इनको ड्रेस भी फ्री देने लग गए, है ना। आगे आरटी राइट टू एजुकेशन 1 अप्रैल से लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। इसमें 25% सीटें जो निःशुल्क प्रवेश की बात कर रहे हैं उसकी आय जो है 8 लाख रुपए कर दी है, कि 8 लाख रुपए जो है 8 लाख रुपए तक किसी के घर में कमाने वाले हैं तो वो जो बच्चे हैं 25% जो है निःशुल्क बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी पढ़ सकते हैं राइट टू एजुकेशन की। अभी कौन सा आया है? राइट टू हेल्थ आया है। ये राजस्थान का पहला, राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने राइट टू हेल्थ को परमिटेड किया है। 316 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं। ठीक है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो राजस्थान तकनीकी जो आईआईटी की बात की हमने, वो कहां पे? कोटा के अंदर भी थी। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो वो बीकानेर के हैं। एमबीएम विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो वो जयपुर के अंदर है। मोहनलाल सुखाड़िया की बात करते हैं तो उदयपुर में है। महाराणा प्रताप कृषि की बात करते हैं, कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की, तो वो उदयपुर के अंदर है। ठीक है। आगे देखिए, आगे कृषि विश्वविद्यालय की बात करते हैं। कृषि विश्वविद्यालय अभी जोधपुर के अंदर है। ठीक है। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये बांसवाड़ा में है। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये बांसवाड़ा में है। सेकंड चरण के अंदर मेडिकल कॉलेज जो है वो आपकी धौलपुर के अंदर बन रही है। थर्ड चरण की गंगानगर वाली है। चित्तौड़गढ़ और सिरोही के अंदर 100 करोड़ रुपए की लागत से 70 शुरू हो गए हैं और 15 नए घोषणा, कुल 33 जिलों में। 15 तो पहले ही कर दी थी ना पिछले बजट में, फिर केंद्र सरकार ने भी अपने को दे दी, जैसे हमारे झुंझुनू में बन रही है तो वो केंद्र सरकार के बजट से है। ठीक है। आगे बात आती है 30 नवंबर 2022 तक राजकीय स्वास्थ्य संस्थान की बात कर लेते हैं। यूनानी की, आयुष वालों की बात कर लेते हैं, है ना। आयुष, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, है ना, सिद्धा, योगा जो है उनकी बात कर लेते हैं। यूनानी की बात करते हैं तो 273 हैं। आयुर्वेद की बात करते हैं तो 3738 हैं और होम्योपैथिक की बात करते हैं तो 333 राज्य में कार्यरत हैं। आधुनिक चिकित्सालय की बात करते हैं तो 17,796 हैं। 17,796 हॉस्पिटल हैं। प्राकृतिक चिकित्सालय की बात कर रहे हैं तो 19 हैं। ठीक है। कितने? 19। जो गोली गाली दी ना प्राकृतिक चिकित्सालय वाला, वो है गोली दी वो थैली में गाल के दिया करें, नहीं डब्बा में काट के आई पकड़ा दी हाथ में पे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करते हैं, ये कब चालू हुई थी? 1 मई 2010 को हुई थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके अंदर कितना कर दिया? 25 कर दिया ना, 25 लाख। इसमें 2000 करोड़, लगभग 1998.77 करोड़ रुपए का इलाज हुआ है। लगभग 2000 करोड़ का इलाज हुआ है पिछले साल में। 2000 करोड़ का इलाज हुआ है जिसमें सबसे ज्यादा तो लोगों ने दवाइयां लेके गए हैं, सबसे ज्यादा दवाइयां लेके गए हैं। और दूसरे नंबर पे प्रसूति एवं स्त्री रोग जो है उनके लिए उपचार हुआ है। तो पहले नंबर पे दवाइयां, दूसरे नंबर पे प्रसूति एवं स्त्री रोग जो है वो हुआ है। आगे बात करते हैं जलापूर्ति, जल जीवन मिशन की बात करते हैं। जल जीवन मिशन जो है वो 133 वृहद परियोजनाओं के इसके अंदर शामिल की गई हैं। आगे 31 मार्च 2022 तक 25.24 लाख, ये 31 मार्च चलेगी 2022 में चलेगी, तो 25.24 लाख नए कनेक्शन की बात हुई थी और ये कनेक्शन दिए गए हैं, ये काम हो चुके हैं। और दिसंबर 2022 तक की बात करें, मार्च और दिसंबर 9 महीना आ गया, 9 महीना के महीने आना के दियो 6.78 लाख जो है वह नया कनेक्शन दिया। कितना दिया? 6.78 लाख नया कनेक्शन दिया। आगे देखिए सतत विकास एसडीजी की बात कर लेते हैं। एसडीजी की बात कर लेते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है 2030, ये कब हुआ था? 1 जनवरी
2016 से लागू हुआ, 15 वर्ष इनका जो टारगेट रखा गया है, इसके अंदर 17 लक्ष्य हैं और 169 टारगेट्स पूरा करने हैं। 17 लक्ष्य पूरा करना है, 169 जैसे शिक्षा है, भूखमरी है, गरीबी है, अशिक्षा है, तो वो सारे जो टारगेट हैं इसके अंदर, और 169 टारगेट इसके अंदर पूरे करने हैं। अब एसडीजी की बात करते हैं तो राजस्थान का स्कोर 60 रहा है। राजस्थान का जो स्कोर है वो 60 रहा है। राज्य स्तर संकेतक के अंदर इसका 330 रहा है। जिला स्तर की बात करते हैं तो 226 रहा है। आगे एसडीजी इंडेक्स की बात करते हैं तो 3.0 2021 की बात कर रहे थे, उस टाइम पे पहले नंबर पे एसडीजी में कौन रहा था? झुंझुनू रहा था, झुंझुनू रहा था। और ये बात कर रहे हैं 2022 की बात कर रहे हैं तो पहले नंबर पे अपना जयपुर रहा है, और लास्ट नंबर की बात करते हैं तो वो 12 रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपने जो पढ़ा है आज, आर्थिक समीक्षा पढ़ी है, इसका एक पार्ट और आएगा, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कृषि जो क्षेत्र है उसका थोड़ा एक्सप्लेन, साथ में योजनाएं हो जाएंगी, उद्योग जो क्षेत्र है उसके साथ भी एक्सप्लेन हो जाएंगी। तो सेकंड पार्ट जो आएगा उसके अंदर पूरी की पूरी आर्थिक समीक्षा, एक 350 पेज का जो पेपर है आर्थिक समीक्षा है, मात्र आपको 3 घंटे मैक्सिमम में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो जल्दी अपना नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाय।